मैंने सुना कि 8 साल की उम्र में हाँ आपने वाकई में चेक किया कि एक महिला जिंदा है या मर चुकी है। पर 8 साल में कैसे? आपको कभी डर नहीं था इस सब चीजों डर में? वर्ड मेरे डिक्शनरी में ही नहीं है ना, बचपन से नहीं था? बचपन से नहीं है। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उनका डिवोर्स हुआ था, उनका बेटा उनके साथ था और अचानक वो रोज़ घूमने फिरने जाते थे, सेहत का बहुत ख्याल रखते थे। अचानक एक दिन उनकी मौत हो गई। कोई और केस में कभी आपकी जान को खतरा हुआ है, आपकी जान को? वो वैसे मुझे पता चलता है। 2019 के इलेक्शंस के टाइम पे भी आपकी हेल्प ली गई थी क्या? हाँ लेते हैं। तो आप अपने आप को बचा सकती थी, हाँ तब भी आप गई जी। गई मैं उधर। तो एक डॉन आपकी मदद करना चाहता था। आपको डेथ थ्रेट्स मिलते हैं क्या? हाँ मिलते हैं। और वो बॉलीवुड पर्सनालिटी शादीशुदा थी? शादीशुदा थी। तो वो शादीशुदा थी, उनका अफेयर चल रहा था जिम इंस्ट्रक्टर के साथ, और वो निगाहें रख रही है जिम इंस्ट्रक्टर पर ताकि उसका अफेयर किसी और के साथ चले, और यहाँ पर गड़बड़ घोटाला चल रहा है राइड पे। कभी ऐसा हुआ कि वो बॉलीवुड एक्टर के 3-3 एक्ट्रेसेस गर्लफ्रेंड है, ये सब भी हाँ होता वो है? भी होता है। 3-3 4-4 3-3 4-4 क्या पूछो मत। प्रोड्यूसर होते हैं ऐसे। होटल में रूम बुक थे, वो पॉलिटिशियंस हो या और कोई हो, कि पूरा रूम बुक रहता है उनका डिलक्स, वहाँ लड़कियों को बुलाना और करना। माने साल भर वो रूम बुक रहता है? और किसी के नाम पे, उनका खुद का नाम नहीं रहता है, यूज वो लोग करते हैं। एक एक्टर तो मेरे पास रात को 2 बजे भी आए थे। कौन? एक एक्टर है, उनका नाम नहीं लेती हूँ। हाँ। उनकी फैमिली आ रही थी, वो प्रॉब्लम में कुछ फंस गया था, तो मेरे पास रात को आए थे कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आएंगे। एक महिला जो माँ है, 8 साल के अपने बच्चे, हाँ बच्चों को भी नहीं सोचती है कि मेरे बच्चे छोटे, मुझे घर परिवार है, हस्बैंड है, अच्छा सब कुछ चल रहा है, लेकिन मैं जॉब करती हूँ, मुझे जॉब में ऊपर जाना है, तो खुद रूम बुक करके जाने का। सुशांत सिंह राजपूत के केस में बहुत सारे थियरीज है। कुछ हाँ। लोग कहते हैं उनका सुइसाइड हुआ, हाँ कुछ लोग कहते हैं उनका मर्डर हुआ। हाँ। कभी आपने सोचा इसके बारे में, कभी पढ़ा है और खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश की है? देखो, देखने के लिए। तो आपको भी ऐसे कॉल्स आते हैं जहाँ बोलते हैं अच्छा सच्चाई ये है पर झूठ दिखा दो, हाँ और आप मानते हो? हाँ। कौन चाहोगे कि आपका किरदार निभाए? आलिया भट्ट। बहुत सारी गलतियाँ ये लोग करते हैं पिक्चर जैसे बनाते कि? टाइम, कि कुछ भी दिखाते हैं। मैंने अभी सिद्धार्थ जी से बात की है, और बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो बातें आपने इसके पहले नहीं सुनी होगी, जो केसेस, वो अभी सिद्धार्थ जी के साथ में मैंने शेयर की है, और आप ज़रूर सुन लीजिए यूट्यूब पर। रजनी पंडित, भारत की पहली फीमेल डिटेक्टिव। मैं आपके बचपन की ओर जाना चाहता हूँ। हाँ। आप कितने साल से पहले ये कर रहे हो, ये डिटेक्टिव गिरी? 38 ईयर कंप्लीट हो गए। कॉलेज से कर रही है ना। ओह गॉड। फिर कॉलेज जब मैं FY BA में थी, तभी से मेरा स्टार्ट करियर। माने आपको समझ आया था किसी को देख के ऊपर से नीचे कि ये हाँ डामाडोल कोई, है? हाँ रिश्तेदारों में हो या कहीं बाहर हो, लेकिन कोई झूठ बोल रहा है तो मुझे बराबर समझ में आता है कि कुछ दाल में काला है। मुझे डरा रही हैं आप यार। अभी 1-1.5 घंटा बैठने वाला हूं आपके पास, मुझे तब डरा रही है यार। नहीं। मुझे भी तो डामाडोल कुछ नहीं लग रहा ना। नहीं। तो बचपन में चलते, बम्बई की लड़की हैं आप? बम्बई की पैदा हुई, मम्मी का मायका था पालघर में, वहाँ बहुत बाढ़ आई थी, और जैसे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था ना, वैसे मैं पैदा हुई और इतनी बाढ़ आई कि मुझे टोकरी में डालकर ऊपर के घर में लेके जाना पड़ा कि बह न जाए इसके लिए। और किसी ज्योतिष ने मम्मी को बताया था कि आपको लड़की हुई तो अब नर्वस मत होना, क्योंकि मेरा बड़ा भाई है, उसके पीछे बहन है, और उसके बाद लड़की हुई, तो पहले का ज़माना था, तो लड़की हुई तो थोड़े नर्वस हुए थे, तो बोलते ये लड़की आपका पूरा देश में नाम कमाएगी, आपकी पहचान हो जाएगी इससे। लेकिन तभी मुझे पता नहीं था, मैं कॉलेज में, स्कूल में पहली वेली आने वाली नहीं थी, पढ़ाई में इतना ध्यान भी नहीं देती थी। माने आप मेरी तरह थी? कॉलेज में अटेंडेंस कम, जब लइए ज़्यादा, मस्ती ज़्यादा। हाँ। तो आप भी बदमाश थी? हाँ थोड़ी बदमाश थी। अगर हम लोग का कॉलेज के बहाने फिर कहीं घूमने जाते थे, VT चर्चगेट साइड में, तो कोई गोरे गोरे लोग दिखते थे ब्रिटिश से, तो उनका खून कैसे रहेगा, तो हाथ में थोड़ी सी पिन रहेगी, तो वो लगा के देखने का, बहुत बदतमीजी करती थी। तो माने आप हमेशा क्यूरियस थी? हाँ क्यूरियस, हर चीज़ में क्यूरियस। अभी पहले कैसे कि हम कॉइन डाल के फ़ोन करते थे,
उस ज़माने में। तो रोज़ रुपया 8 आना डालना मुश्किल था ना, कि पैसा कितना जाएगा। तो मैंने क्या किया आइडिया, वो 50 पैसे को एक होल किया, एक हाँ। मिस्त्री को पकड़ के, वो डब्बे में डालने का, किसी को फ़ोन करना है तो डालने के बाद फिर उठाने का, तो अपना पैसा बच गया। बहुत बनते थे। तो यानी आपका दिमाग हमेशा इन कुछ चीजों में हाँ, तेज शार्प था। शार्प था। आपको कब समझ आया कि अंदर एक डिटेक्टिव बैठा हुआ है आपके अंदर? मुझे तो खुद को ऐसा पता नहीं था, लेकिन कॉलेज में जब मैंने केस की और वो लड़की का पीछा करके देखा है, अपने पेरेंट्स को बेवकूफ़ बना रही है, पीठ पीछे क्या कर रही है, तो उसका फॉलोअप किया। तो कॉलेज में कैसे कि हमें पता नहीं होता है कि किसका एड्रेस है, किधर रहती है, स्कूल में साथ में रहते हैं, तो लेक्चर के लिए हम लोग साथ साथ थे। तो मैंने क्लार्क को बोला मुझे ना इसको गिफ्ट करना है, तो सरप्राइज़ देना है, उसको पता नहीं है कि मुझे उसके बारे में बर्थडे कभी है मालूम है। तो उसने मुझे उसका एड्रेस निकाल के दिया, मैं उनके घर तक पहुंच गई और उनके पेरेंट्स को बताया कि देखो आपकी बेटी ना क्या कर रही है कॉलेज में, और बिगड़ गई तो आगे जाकर कितना प्रॉब्लम होगा। तो उसकी मम्मी बोली मेरी बेटी तो होशियार है, ऐसे करेगी नहीं, आपके और उसकी कुछ दुश्मनी होगी। लेकिन उसके पापा बोले ये बोल रहे तो जाते हैं उनके साथ। उन लोगों ने पैसा भी नहीं निकाला, हमारे पापा जो पॉकेट मनी देते थे वो पैसे से उनको टैक्सी में बिठा के बेटी जहाँ बैठी थी बुरे लोगों के चुंगल में वहाँ लेके गई, दिखाया। मैं साइड में थी क्योंकि दुश्मनी डायरेक्ट कैसे लेंगे ना। फिर उन्हें पता चला कि अरे ये तो बहुत है, तो बोले आप स्पाई है। तब तक मुझे पता नहीं था मैं डिटेक्टिव है क्या है, फिर स्पाई क्या होता है मालूम नहीं था। तो मैं इसी तहकीकात कर रही थी। पड़ोस में एक हमारे लोग रहते थे, तो उनका हमेशा बिजनेस में पॉकेट मारा जाता था। लॉस आया बिजनेस तो बोलते किसी ने मेरा पॉकेट मारा। ऐसे हमेशा महीने में 1-2 बार कैसा पॉकेट कोई मारेगा इतनी रश में। तो मैंने उनकी वाइफ से बात की कि हम जाके देखते हैं ना इनका कहाँ पॉकेट मारा जाता है। तो बोलती नहीं, उनको पता चलेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा और मुझे घर से निकाल देंगे। मैंने बोला कुछ निकालते नहीं, ये सच क्या है वो देखते हैं। फिर वो आने के लिए तैयार नहीं थे, तो मेरे पास बुरखा था, मैंने वो बुरखा डालकर उनका पीछा किया। तो ये बार में जाने का और जुआ खेलने का आदत था, तो इनका पॉकेट वहाँ मारा जाता था। तो वो सब देने के बाद उसके वाइफ ने बिजनेस हाथ में ले लिया, घर बचा लिया खुद का, ये सब बातें होती थी। तो ये जो पहला केस था जहाँ हाँ। ये लड़की को आप फॉलो कर रही थी, हाँ। हाँ, तो ये किसी ने आपको सौंपा ये केस की रजनी आप कॉलेज में हैं तो ये करो, ये आपका अंदर का कीड़ा था? अंदर का कीड़ा था। आपको मालूम था कुछ लफड़ा हो रहा है इस लड़की लफड़ा के हो साथ? रहा है, हाँ। इसके लिए मैंने बोला कि गलत रास्ते पे जा रही है ना, तो अपने को कुछ करना चाहिए। और पहले से स्वभाव था बचपन से सच्चाई का खोज करना। कोई किसी को बेवकूफ़ बना रहा है, कुछ कर रहा है, तो उस तक गहरे अंदर तक जाना। आपके पिताजी एक सब इंस्पेक्टर थे, बराबर है। तो उन्होंने आपको कुछ सिखाया इसके बारे में कुछ भी नहीं, पिताजी को पसंद भी नहीं था कि मेरी बेटी ये सब ना करे? एक ना करे। एक तो होते डिपार्टमेंट में हम लोग देखते हैं, हम लोगों को तो सिक्योरिटी है, डिटेक्टिव को कोई यहाँ लाइसेंस नहीं है, और तुझे इतना लगता है कि ये इतना बिल्कुल सीधा साधा बिजनेस है, लेकिन कभी ना कभी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैंने बोला डर वर तो मेरे डिक्शनरी में नहीं है, और ज़िंदगी में डर रखेंगे तो वो वहाँ यहाँ बैठी है तो वहाँ ऊपर से छत गिर कर भी मर जाती है। तो मुझे करना है और मैं करके दिखाऊंगी। फिर पिताजी को मेरे नाम से लोग जानने लगे कि रजनी पंडित के पिताजी। माने उनके जो अफसर थे, दोस्त थे, हाँ इंस्पेक्टर्स बाप रे, थे, उनको सबको मुझे चौकन्ना हो गए कि अरे आपकी बेटी और इतनी आगे बढ़ गई। मैंने सुना कि 8 साल की उम्र में हाँ आपने वाकई में चेक किया कि एक महिला जिंदा है या मर चुकी है। पर 8 साल में कैसे? कैसे लोग, बहुत लोग वहाँ खड़े थे और उनकी मौत हो गई थी। तो हम लोग ऐसे चार टाइप बिल्डिंग में रहते थे, सभी एक साथ रहते थे। तो मैंने बोला मरे जिंदा है, ऐसा मुझे लगा कि उनकी सांस कुछ चल रही है, ऐसा मुझे आभास हुआ। और मैंने देखा नज़दीक जाके हाथ लगा के कि सच में है कि नहीं, तो नहीं, गुजर गई थी। उस उम्र में हाँ कोई इंसान, कोई बच्चा बड़े पर्दे पर भी हाँ किसी को मरते हुए देखता है, हाँ या फिर दूर से कोई बॉडी को जाते हुए देखता है, हाँ, तो डर रहता है। मेरी मम्मी तो आँख बंद करके ही रखती है। तो आपको कभी डर नहीं था इस चीज? डर वर्ड मेरे डिक्शनरी में ही नहीं है ना, बचपन से नहीं था? बचपन से नहीं है। ये फियरलेस एटीट्यूड कहाँ से आया? हाँ माता पिता को देखकर, दोस्तों को देखकर, या कुछ हादसा हुआ आपके लाइफ में जहाँ आपने डिसाइड किया कि यार मैं किसी से नहीं डरूंगी? लोगों को मैं देखती थी, डर के मारे लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारे पिताजी के पास भी कभी लोग मिलने आते थे ना,
तो बोलते हैं कि हमें बेवजह पुलिस डिपार्टमेंट ने तकलीफ़ दी है, हमारा कुछ दोष नहीं है, हमें ये छोड़ दो। तो पिताजी बोलते थे हमारे हाथ में कुछ नहीं, ऊपर से जैसे लोग बोलते हैं हम लोगों को करना पड़ता है। तो मुझे लगा कि अगर कुछ प्रूफ नहीं है तो प्रूफ जमा करके ये लोग क्यों नहीं कुछ तहकीकात करते हैं। तो ये प्रूफ जमा करने का मेरा पहले से स्वभाव था कि किसी के बारे में कुछ भी ये करना है तो प्रूफ के बिना सब कुछ चलता है नहीं है। हर जगह पे आपको बोलते हैं आपके पास प्रूफ क्या है, तो वो इकट्ठा करने का काम मेरे को करना था और मैंने करके दिखाया। कॉलेज में भी मैं पढ़ाई करती थी, तब हमारे प्रिंसिपल ने उनकी बेटी को कम परसेंटेज में एडमिशन दिया था और मुझे बोला था कि आप दूसरे कॉलेज में ले लो, और यहाँ रूपारेल में मैं थी। तो मैंने बोला नहीं, मुझे यही कॉलेज चाहिए और नज़दीक है, हम नज़दीक का कॉलेज क्यों देखते हैं। तो बोले नहीं। फिर मैंने 3-4 दिन चुप बैठी, मेरे साथ 3-4 और लड़कियाँ थी, वो भी ऐसे देख रही थी एडमिशन के लिए। तो मैंने बोला हम लोग ट्राई करते हैं। फिर मुझे पता चला कि उनको मुझसे कम मार्क्स है तो उसको एडमिशन मिली तो मुझे क्यों नहीं। फिर मेरे पिताजी मेरे साथ आए तो मैंने उनको बोला कि चलो उनके साथ मिलते हैं, और मैंने बोला कि आपके बेटी को तो कम मार्क्स है, आपने उनको एडमिशन दे दी, मुझे क्यों नहीं। तो उन्होंने बोला बाप रे, इसको तो सब पूरी खबर है प्रिंसिपल। उसने तुरंत मुझे एडमिशन दी। मैंने बोला मुझे अकेले को नहीं, और 4 लड़की है मेरे साथ, उनको भी एडमिशन चाहिए। फिर चारों का करके दिया। तो न्याय मुझे अकेले को नहीं चाहिए, मिलेगा तो सबको। माने आप टीम प्लेयर थी। टीम प्लेयर। एक और किस्सा है, एंड आई लव ऑल दिस, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। हाँ जब आपने एक रिश्तेदार को शॉक किया, हाँ व्हेन वो रिश्तेदार ने आपको काउंटरफीट मर्चेंडाइज दिया एज अ गिफ्ट। हाँ माने वो गिफ्ट जो था हाँ सच्चा नहीं था, नहीं असल था, नहीं था। हाँ। आपको कैसे पता चला? वो जो दिया था ना, कपड़ा दिया था उन्होंने, डायमंड वगैरह नहीं था। तो वो जो दिया था ना, उससे पता चला कि वो जो लोग हमारे पास आए मम्मी को मिलने, तो उन्होंने बोला कि आपने कभी वो साड़ी ओपन की है क्या, पानी से धोया क्या, पानी में डाल के वो एकदम ख़राब सी हो गई। तो मुझे लगा कि साड़ी की क्वालिटी जो प्राइस है टैट वो तो अलग है, बैग होती है एक अलग। तो मैंने सोचा मम्मी तूने साड़ी नहीं ना तो मेरे पास दे दो। तो मम्मी को पता नहीं था मैं इसकी कुछ तहकीकात करूँगी। मैंने वो स्टोर पे गई, उनको दिखाया कि ये मटेरियल आपका है क्या। तो बोले नहीं है। मैंने बोला बैग तो आपकी है और ये टैग किसका है। तो बोले टैग भी हमारा नहीं है, हमारा नाम रहता है टैग पे। फिर ये लोग घर पे आने के बाद रिश्तेदार, मैंने बोला आपको जो देना था ना वो प्यार से देने का है ना, क्यों ऐसा झूठा टैग लगा के झूठी बैग दे के आपने क्या फ़ायदा ये किया। लोग पीठ पीछे कुछ ना कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं देते तो भी अच्छा था। तो मैं मुँह फट हूँ, इसकी वजह से लोगों ने मेरे साथ बोलना बंद कर दिया। जब आप अपने दोस्त के चाल चलन के बारे में आपने उनके पिताजी को बोला, हाँ माताजी को बोला, हाँ दोस्ती टूट गई दोस्त के साथ? हाँ, दोस्ती तो टूटी, इतनी दोस्ती क्लोज भी नहीं थी ना। एक लेक्चर के लिए हम लोग साथ साथ थे और उसके पेरेंट्स ने मेरा नाम नहीं बताया, लेकिन उसको कॉलेज से निकाल के फिर गांव में भेज दिया। वहाँ उसने पढ़ाई की, लेकिन उनकी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होते होते बचा दी मैंने। आपने वो इसलिए किया क्योंकि आपको वो दिखाना था कि आपके अंदर वो डिटेक्टिव बैठा हुआ है, नहीं, या फिर इंसानियत, इंसानियत की? इंसानियत के नाते। तब तक मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि डिटेक्टिव अपने यहाँ क्या होते हैं। और जब मैं सोचा, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और उसके बाद मैंने सोचा कि अपने को ये प्रोफेशन अपनाना है, तब तक मैं जॉब करती थी। बहुत सारी दवाई का कंपनी, मेडिसिन कंपनी थी। वहाँ क्या सुबह का कॉलेज था, पूरा दिन क्या करने का, और पिताजी से पैसा लेने का नहीं, बहुत स्वाभिमानी थी। तो उसके लिए मैं जॉब करती थी। तो वहाँ भी किसी किसी के प्रॉब्लम्स कुछ सुनने को मिलते थे। तो वहाँ एक लेडी रोती थी, बोलती मेरे घर में अभी अभी बहू आई है और हमारे घर में चोरी होना शुरू हो गया है। तो अगर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाओ तो प्रूफ कुछ नहीं है और दूसरे की लड़की है, कैसे बोलो। और मेरे बेटे तो बहुत अच्छे हैं, पहले बचपन से कुछ ऐसा कभी किसी ने किया नहीं है। तो मैंने बोला मैं देखूँ क्या आपका घर का। तो बोली आप क्या देखोगे, आप तो यहाँ जॉब करती है। मैंने बोला जब ब्रेक मिलेगा ना तभी देखती हूँ ना, आप मुझे सब कुछ दे दो। फिर मुझे 3 महीने के बाद ब्रेक मिला, मैंने उनका फ़ोटो सब ले लिया। वो कभी निकलती है कभी आती है, तो बोली सबसे लास्ट मैं निकलती हूँ, सबसे पहले घर पे मैं पहुँचती हूँ। तो बीच में कौन आता है वो अपने को चेक करना था। और तभी मेरे पास टीम बीम कोई नहीं थी, तो वहाँ जाके खड़ा रही। देखा तो उनका एक 2 नंबर का बेटा था, वो घर पे आता था, चाबी खोलता था, कुछ चीज़ उठाता था और फ्रेंड के घर में जाके देता था। ऐसा 2-3 बार हुआ। तो मैंने बोला आज आपके घर में कुछ हुआ क्या। तो बोली हाँ आज कुछ गया है घर से। तो कौन है। मैंने बोला नहीं 2-3 बार देखते हैं, एक बार बोल के फ़ायदा नहीं है। तो 3-4 बार देखने के बाद मैंने उनको प्रूफ दे दिया कि आपका एक बेटा आता है और ऐसे ऐसे करता है।
तो बोलते क्या वजह है, ऐसे क्यों कर रहा है, लेकिन मैं मीटिंग लेती हूँ घर पे। फिर संडे के दिन उसने उसकी बहू, 3 बेटे सबको बिठाया सामने और पूछा कि अपने घर में जो चीज़ें जा रही है उसकी वजह क्या है, कौन है इसके पीछे, सच बोलो सामने। तो बेटा बोलता है कि भाभी नहीं आई, उसके ऊपर ही इल्ज़ाम जाता है, बाकी कौन है अपने घर में, हम तो पहले से आपको देखते हैं, आप कितनी कष्ट कर रही है हमारे पापा जाने के बाद। तो बोले हम तो कोई करेंगे नहीं। तो मम्मी ने थप्पड़ लगाई, उसके तमाचा मारा। तो फिर बोली क्या हुआ, तो बोले तू इधर आता है, तेरे फोटो है, तू हम जाने के बाद घर पे वापस आता है, कुछ लेके किधर रखता है, कुछ बेचा नहीं है, इतना ही है, लेकिन तूने क्या किया ऐसा। तभी भाभी ने बाजू में लेकर सासू को बोला कि सासू माँ को कि देखो इसकी एक गलती मैंने पकड़ी थी और मैं मेरा मुंह ना खोलूँ इसके लिए वो मेरे ऊपर इल्ज़ाम आने के लिए वो करता होगा। तो फिर वो उधर ही प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। ये रजनी इन्वेस्टिगेटिव ब्यूरो कब शुरू हुआ? 88 में जब मैंने मुझे लगा कि अपने को प्रोफेशन अपनाना है ग्रेजुएशन के बाद, तो कैसे करने का, तो मंत्रालय गई, विधान भवन गई, सबको पूछा कि इसके लिए लाइसेंस है क्या, तो किसी को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। वो बोलते कि हमें कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी के लिए लाइसेंस है, डिटेक्टिव के लिए नहीं है। तो मुझे बरोस वेलकम से परमानेंट लेट के लिए लेटर आया था कंपनी में, और मैंने एक रिपोर्टर का काम किया था, और उस रिपोर्टर की बहन की शादी हो गई थी, और शादी के बाद उनके घर पे लेटर आया था कि आपने जिसके साथ शादी की है वो बंदे की एक शादी हुई है और उसके बच्चे हैं। अगर हस्बैंड को पूछेंगे तो उसको लगेगा ये शक कर रही है, कोई जानबूझकर भी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए शक मन में डालता है। तो उसको किसी ने बताया कि मैं ऐसा काम करती हूँ, और उन्होंने बताया नहीं कि वो रिपोर्टर है, कुछ है। तो मैंने बोला ठीक है, तो बोले आप ऐसा कुछ काम करते हैं, इससे मुझे पता चला है कहीं से, तो आप हेल्प करोगी क्या। मैंने बोला करेंगे, कहाँ रहता है वो बंदा, तो बोलते डोंबिवली में रहते हैं। तो मैंने बोला उसका पता दे दो, उसका गांव का वगैरह कुछ मालूम है, तो बोलते नहीं, यहाँ डोंबिवली में उसका घर है, उसको पेरेंट्स वगैरह कुछ नहीं है, अखबार में उसका आया था, तो बहन की शादी उसके साथ हमने करके दी है। फिर उसको कब निकलता है, कब आता जाता है, वो सब निगरानी रखी, पता चला है सुबह सुबह ट्रेन पकड़ता है, फिर वही ट्रेन पकड़ के उनके साथ जान पहचान बढ़ा के वो कहाँ के है वो उनके मुँह से निकल गया। फिर मैं, मेरा भाई वो गांव तक गए, वहाँ पता चला कि उनकी बीबी है, 2 बच्चे हैं, उनका इनका नहीं जमता था, इसके लिए वो मुंबई आके शटल हुआ था। किसी को पता कहाँ कौन है, फिर उनको सब ये जानकारी दे दी, फिर वो ना घर का ना घाट का, ऐसी उसकी हालत हो गई। फिर उन्होंने मेरा अखबार में दिया कि रजनी पंडित नाम की लेडी है, ऐसा ऐसा काम करती है, कि उनकी उम्र इतनी इतनी है, 23 वगैरह थी, तो उन्हें 25 के अंदर लिखा कि ये करती है। तो लोगों को पता चला कि मैं ऐसा काम करती, तो किसी ने इंग्लिश मैगजीन में डायरेक्ट मेरा इंटरव्यू दे दिया, और दिल्ली दूरदर्शन से DD1 DD2 तभी चलता था, तो वो लोग आए, बोले आपका इंटरव्यू करना है, हम दिल्ली से आए हैं। तो मैंने बोला मैं किसी को जानती नहीं है आपको, तो मैं कैसे इंटरव्यू दे दूँ। तो बोलते नहीं, हमें आपके बारे में पता चला है कि आप ऐसा ऐसा काम करती है, तो इंटरव्यू करना है। तो फिर मुंबई की एक थी माधवी मुटाटकर करके, जो मुंबई दूरदर्शन का देखती थी, तो उनकी पहचान से फिर उनके घर में हमारी मीटिंग हुई। तो बोले आपको डिटेक्टिव है तो ऐसे ऐसे कपड़े डालने पड़ेंगे या ऐसा शो करना। मैंने बोला जैसी है वैसे दिखाना है तो इंटरव्यू करो, नहीं तो नहीं। तो बोले बाप रे, सब लोग तो कोई भी कपड़े डालने के लिए तैयार होते हैं, और आपको देखा तो आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए। मैंने बोला जो है वो दिखाना है, जो नहीं है वो शोबाजी नहीं मुझे करनी है। तो बोले ठीक है वैसे करेंगे। फिर मेरा इंटरव्यू करने के बाद 9 अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाली लड़कियों का इंटरव्यू किया, लेकिन उन्होंने पहला मेरा दिखाया, और उनके दूसरे दिन उनका फ़ोन आया कि 2 रूम उनके खत से भर गए कि रजनी पंडित का एड्रेस दे दो। तभी पता चला कि लोगों को कितनी ज़रूरत है चीज़ की। तब तक कोई ऐड नहीं लेते थे, नहीं डिटेक्टिव है ही नहीं, और लेडी तो कोई है ही नहीं, जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, सिक्योरिटी के लोग हैं, आप कैसे करेंगी। तो आपने एक ऑफिस सेट किया था? नहीं, कुछ भी नहीं, घर से ही सब ऑपरेट करते थे। लैंडलाइन में आता था फोन, ट्रिंग ट्रिंग। लैंडलाइन भी घर पे नहीं थी तभी, तो फिर बाजू में था, ये लोग उधर फोन करने लगे कि एक प्रॉब्लम है, एक लफड़ा। शिवसेना के सुधीर जोशी थे, उनको मैंने बोला कि मुझे फ़ोन अर्जेंट चाहिए, तो उन्होंने तुरंत एक VIP नंबर मुझे दिया 2243775557, जो लोगों को ध्यान में रहेगा। फिर अखबार में मेरा वो नंबर आया, फिर लोग, और घर का एड्रेस दिखाया था कि यहाँ मैं रहती हूँ, तो लोगों को भीड़, रात को 2-3 बजे तक कॉल चालू थे। उसके बाद मुझे कभी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हर लैंग्वेज में,
हर जगह पे इंटरव्यू है, फॉरेन कंट्री तक। तो आपका पहला जो एम्प्लॉय कौन था? यानी आप तो थी, हाँ एजेंसी आपकी, हाँ। बट कुछ डिटेक्टिव्स आपने हायर भी किए थे कि नहीं? नहीं, तभी शुरुआत में नहीं थी किए थे, पर लोगों का जब पता चला कि ये काम है तो एक दो लोग मेरे को आके मिले कि मुझे ये काम करना है, तो बोला इसमें रिस्क बहुत है, आप कैसे करेंगे, और मुंह चुप रखना पड़ेगा कि बड़े बड़े लोगों का काम आएगा, आप घर पे बोलेंगे, घर वाले बाहर बोलेंगे तो सीक्रेसी नहीं रहेगी, और मुझे किसी का प्राइवेट लाइफ ये बर्बाद नहीं करने का है। तो पहले मैंने उनको बोल के फिर काम दे दिया। तो मैं एक मर्डर केस में जहाँ मुझे सर्वेंट बनकर रुकना था, तभी मेरा भाई और वो लोग मेरे पीछे थे कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, मेरे पीछे कोई आते हैं कि नहीं। तो उसको हम फॉलोअप करते थे, तो रात को घर से निकलती थी तो रात को पता नहीं था, और सुमसाम अभी कैसे कि रात को ही लोग ज़्यादा बाहर भागते हैं, और तभी कैसे रात में कम लोग जाने वाले थे। तो हमने पीछा करके देखा तो कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा इसके घर में सर्वेंट जाकर मैं रुकती हूँ। फिर उसके घर में जो मसाजर आती थी उनके साथ दोस्ती की, बोली मेरे घर में कोई नहीं है, मुझे जॉब की ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला ठीक है, मेरे मालकिन को पूछ के मैं बताती हूँ और आपको जॉब के लिए बताती हूँ, शाम को आप मिल लो। फिर मैं गई तो शाम को उन्होंने बोला आप, मेरी मैडम ने आपको बुलाया है और आपको रखने के लिए तैयार है। मेरी तकदीर अच्छी थी कि उधर मैंने मेरे को रखा, लेकिन उनकी लैंग्वेज अलग थी, वो आपस में क्या बोलते क्या पता नहीं चल रहा था। तो मैंने टेप रिकॉर्डर रखी मेरे साथ, और वो टेप रिकॉर्ड के से 30 मिनट चलने के बाद आवाज़ आती थी खट करके, तो उसको पता चला कि इनके पास कुछ है। तो उन्होंने मेरे ऊपर वॉच रखा कि ये कौन लड़की, ये क्या है। मेरे को बोलती थी मैं वैष्णो देवी लेके जाती हूँ, तो उनके घर वाले बोले इसको ऊपर विश्वास मत करो, जिन्होंने अपने हस्बैंड को मारा है, बेटी को मारा है, आपको भी मार देगी। तो मैंने बोला ठीक है ना, देखते हैं क्या होता है। वो रात को मेरे को ऐसा लगता था कभी कभी मेरे पास आके कुछ करेगी क्या नींद के बाद, लेकिन फिर भी मैंने काम नहीं छोड़ा। एक बार वो बंदा आया उसको मिलने के लिए, जो पुलिस को मिल नहीं रहा था, लापता था। तो पुलिस ने बोला कि आदमी नहीं मिल रहा है, तब तक इसको अरेस्ट नहीं कर सकते वो औरत को। तो फिर मैं उनके पास रहने के बाद मुझे पता चला कि वो बंदा आया है। एक बार आया गया, दूसरी बार आया, तभी मैंने उन लोगों को बता दिया, मेरे पैर पर छुरी गिरा दी और उनको बता दिया कि मुझे बैंडेज करना है। मैं नीचे आई, उनको कॉइन डाल के फ़ोन किया, फिर पुलिस पकड़ के वो बंदे को लेके गई उनकी फैमिली के साथ। अभी कितने लोग हैं आपके अभी वैसे देखेंगे तो 25-30 लोगों की टीम है हमारी। जैसे जैसे काम रहता है कि किसी ने खुद का किया है तो उनके पास भी काम नहीं रहता है, क्योंकि लोग मेरे पास विश्वास से आते हैं। अभी भी तो बहुत नंबर 1 पे मैं हूँ। अरे हाँ, तो माने 25-30 लोग हैं आपके हाँ, साथ। हाँ। पर आप कैसे लोगों को हायर करती है? आपको देखती कैसे है, मालूम है कि ये इंसान अच्छा डिटेक्टिव बन सकता है या बन सकती है? उसको 2-3 केसेस देती हूँ जो मैंने किए, वो किस तरह से करते हैं। कोई कोई उनका आइडिया नहीं है, तो काम को देखते हैं और दिमाग मेरा रहता है कि इस काम में क्या करना है, किसी की फोटोग्राफी कैसे करनी है, शूटिंग कैसे लेना है, वो सब बताना पड़ता है, फिर वो अपना आप काम करते हैं। हर व्यक्ति में कोई ना कोई खूबियाँ होती है ना, चांस देंगे तो ये वो अपने को डेवलप कर तो सकता माने है। जो एग्जिस्टिंग केस है जो आपने ऑलरेडी कर दिया, आप उनको हाँ, प्रेजेंट करते हैं? प्रेजेंट करती है, और करके दिखाने के उनको मालूम नहीं होता कि मैंने किया है, लेकिन वो क्या करते हैं, कोई आर्टिस्ट है, किसी का नाम नहीं बोलती हूँ, इसका पीछा करना है, वो कहाँ जाती है, क्या करती है, तो ये घर में किसी को बताते हैं क्या, या उसको ब्लैकमेल करते हैं क्या। वो मैं उनको बता के करती थी कि मैंने ऐसे ऐसे असिस्टेंट रखे, और तो बोलती चलेगा कोई बात नहीं सब मेरे दोस्त जैसी थी, तो बता के करती थी, तो मुझे टेंशन नहीं था। तो ये लोग क्या ट्रेन डिटेक्टिव्स हैं जो आपके पास आते हैं? अभी है ट्रेनिंग, या आपने मैं ट्रेन सिखाती, किया? मैंने ट्रेन नहीं, की पर है। जब पहली बार आपके पास आते हैं तो हाँ। ट्रेन नहीं होते वो लोग? नहीं नहीं नहीं, उनको चांस देते हैं, कैसे काम करने का सिखाती हूँ। और अभी बहुत लोगों को मैंने तैयार किया है कि डिटेक्टिव होना समाज के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि आज हर क्षेत्र में प्रॉब्लम है। पॉलिटिक्स देखो, इंडस्ट्री देखो, फैमिली बैकग्राउंड पे बहुत देखो, लफड़ा है आज कंपनी के में ज़माने में। बहुत, हर घर में प्रॉब्लम है। बच्चों का है, बीबी का है, सास ससुर, माँ बाप का है, प्रॉपर्टी किसको नाम पे जाएगी पता नहीं है, तो ये सब छानबीन करने के लिए लोग आते हैं। तो अलग अलग लोग 60 से पकड़ कर 18 तक मेरे पास टीम है, कि कॉलेज के बच्चों को देखना है तो कौन सी टीम यूज़ करनी है, किसी का पीछा करना है तो कैसे देखना है। अभी ये भांजा आपका है, ये भी अभी आपके टीम के हिस्सेदार है क्या? हाँ, कभी कभी बोलती हूँ जा छोटा मोटा काम है करके आ। छोटा मोटा का मतलब क्या होता है? रहता है ना, बच्चे क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, ये कहीं करता जाते हैं, हूँ, हाँ, तो वो देखता है ना जाके। मोहब्बत कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए वो भी करना बताओ। चाहिए। नहीं करेंगे, अच्छी लड़की तो बात
अलग है ना। हाँ। लेकिन आजकल कैसे फंसाने वाले बहुत होते हैं। तो आपका भांजा चले जाता है वहाँ पे? हाँ, वो भी कभी कभी जाता है। थोड़ी मदद तो घर वालों की चाहिए ना। आप बड़े बड़े बिजनेसमैन के केसेस भी हैंडल किए, बहुत। नाम मत बताना नहीं, ऑब्वियसली, बराबर है। पर हाँ। कुछ बड़ा केस बताओ ना जो बहुत हैरतअंगेज था। केसेस तो वैसे बहुत है कि जिसके बारे में बताओ उतना कम है। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उनका डिवोर्स हुआ था, उनका बेटा उनके साथ था और अचानक वो रोज़ घूमने फिरने जाते थे, सेहत का बहुत ख्याल रखते थे। अचानक एक दिन उनकी मौत हो गई। तो उनके घर से फ़ोन आया कि बहुत अपने बारे में कॉशियस रहने वाले बंदा अचानक कैसे चला गया है। तो हार्ट अटैक तो ऐसे ही कोई कभी भी आ सकता है, लेकिन उनसे उनके भी कुछ सिम्टम्स रहते हैं। तो बोले कि आप वहाँ जाकर आपस में लोग क्या कुछ बोलते हैं आपको पता चलता है कि देखो, रिश्तेदारों ने बोला। तो पूरा वहाँ माहौल जमा था, सब आपस में बोल रहे थे ऐसे कैसे हुआ, अभी तो नीचे थे, ऊपर आए, ऊपर आने के बाद ऐसा क्या हुआ। तो एक आदमी बोल रहा था कि ये घर पे रहते हैं ना, तो कोई इनको इससे आवाज़ आती है कि तुम क्या कर रहे हो घर में, तेरे बारे में सब पता चल रहा है, तू अभी क्या कर रहा है, अभी नहा रहा है, अभी टॉयलेट गया है, अभी ये कर रहा है। तो ये मेरा घर में तो कोई आदमी दिख नहीं रहा है और ये आवाज़ कहाँ से आती है, क्या है। तो मन में उनके ना थोड़ा सा डर सा पैदा हुआ और उसके बाद वो हमेशा टेंशन में रहता था। ऐसा बात पता चला, वैसे बात पता चलने के बाद मुझे तहकीकात पूरी करनी थी कि क्या फैमिली बैकग्राउंड है, क्या है। फिर पता चला कि बेटा पहले माँ के साथ था, माँ के पास रहता था और माँ ने बताया था कि तुम्हारे पिताजी बहुत पैसे वाले थे, लेकिन मुझे पैसे के लिए बहुत तंग किया, बहुत तकलीफ़ें दी, तेरे को छोड़ के मैं चली आई यहाँ घर पे। और उसके बाद मुझे लगा कि बेटे को लगा कि अभी मुझे रिवेंज लेना है। तो बेटे ने बोला मम्मी ऐसी अच्छी नहीं है वगैरह, और पापा के साथ आया और बेटे ने पूरा प्लान करके बाप को डरा डरा के मार दिया। और ये आपने इन्वेस्टिगेट किया? इन्वेस्टिगेशन ये आसान था इन्वेस्टिगेट करना ये केस? बहुत मुश्किल था। हर क्या चीज़ मुश्किलें को थी इसमें? मुश्किल क्या है कि हर व्यक्ति को अपने को जासूस की नज़र से देखना पड़ता है कि कौन इसमें रहेगा, क्या रहेगा, आजू बाजू के लोग रहेंगे और कोई रिश्तेदार प्रॉपर्टी के लिए रहेंगे, या उनका बेटा उनके पास है इसके लिए जलन की वजह से कोई करता होगा। तो हर चीज़ एक दो महीने हमारे इसमें चले गए तहकीकात करने में। लेकिन बाद में पता चला कि बेटे की साजिश थी, उसने किसी को हायर करके ये सब किया था। तो बेटे ने प्लान प्लॉट किया, किसी को हायर करके अपने बाप को खत्म कर दिया। बट इसमें कभी या कोई और केस में कभी आपकी जान को खतरा हुआ है, आपकी जान को? वो वैसे मुझे पता चलता है कि कोई मेरा पीछा कर रहे हैं और लोगों ने किसी ने बोला कि आपको मारना है। कोई केस में ऐसा होता है कि जिसका जितना नहीं चाहिए उतना पोल मैं खोल देती हूँ। जो केस मुझे देते हैं उनके बारे में बहुत सारे पता चलता है। जब केस ख़त्म होती है तो मुझे मिलके बोलते हैं कि कहीं बाहर बात नहीं आनी चाहिए। फिर भी उनका मन का डर रहता है कि कहीं बाहर आए तो क्या करेंगे, क्लाइंट्स का आता है। क्लाइंट का। तो मुझे पता चलता है, फिर मुझे लगता है कि मेरे पीछे हुए, तो मैं क्लाइंट को जाके बोलती हूँ कि आपके लोग पीछे हैं, मैंने मुंह नहीं खोला है, लेकिन अगर मेरा कुछ हुआ तो मैं मुंह पूरा खोल दूंगी। तो यानी जो लोग आपको हायर करते हैं वो भी अपने दुश्मन होते हैं। वो भी दुश्मन होते हैं, माने वो सोचते हैं हाँ, कि यार अब इसको पूरा मालूम है तो अभी तो वो भी आपके पीछे पड़ जाते हैं, माने जान को खतरा होता है। एक तो केस मेरे पास ऐसा थे कि उसके हस्बैंड ने कई जगह छोड़ दी डर के मारे कि जहाँ जहाँ वो जाते थे वहाँ उनके वाइफ के बारे में कुछ गंदी गंदी बातें फैली जाती थी, पोस्टर लगाए जाते थे। मुंबई में आए, अश्लील पिक्चर। उसके बाद मुंबई में आए तभी तो ये यूट्यूब वगैरह सब कुछ नहीं था, सोशल मीडिया और कुछ नहीं था। और एक दिन वो ना लेडी ऐसी बस स्टॉप पे खड़ी थी और मैं भी कुछ काम के लिए वहाँ गई थी, तो उससे ना हाथ में से खून आने लगा। तो मैंने बोला मैडम आपका हाथ में खून आता है, क्या हुआ प्रॉब्लम? तो बोलती कहाँ है? तो उसने देखा, उसको ये भी नहीं लगता था कि कुछ सेंसेशन होना वगैरह। बोले तो वो रोने लगे अचानक। तो मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है आपका, मैं ऐसा ऐसा काम करती हूँ, आप दिल खोलकर मुझे बता दो कि क्या चीज़ है। तो फिर उन्होंने उसकी पूरी ज़िंदगी के बारे में बताया कि कौन कर रहा है कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं कहीं भी जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड भी तंग आ गए हैं इस चीज़ से, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है कि इसके पीछे कौन है। और अचानक मेरे ऊपर हल्ला हो जाता है, कभी खून आता है। तो मैंने बोला एक काम करो, मैं आपकी सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन आप जहाँ भी जाओगे ना मैं आपके पीछे रहूँगी बुर्खा डाल के।
तो हम लोग एक बार ट्रेन में जा रहे थे तो दूसरी एक लड़की थी जिसने बुर्खा ही डाला था। बुर्खा डालने के बाद मुझे पता चला कि ये कोई नकली है। तो मैंने देखा तो उसने हाथ से ऐसी छोटी सी सुई लगाई और उसको लगा दी। वो लगाने के बाद उसको लगा, लेकिन को कुछ ऐसा लगता है ना कि जो कुछ सेंसेशन ना हो, ऐसा लगा कि वो लगाने से वो उसको पता नहीं चलता था। वो लड़की का हाथ हमने पकड़ लिया कि कौन है तू और इसको क्यों ये किया। तब वो गड़बड़ा गई, क्योंकि ऐसे वो जिस आदमी ने उनको हायर किया था वो क्या हाई क्वालिटी के लोग नहीं थे, गुंडे। तो उसको पकड़ने के बाद वो तू मैं हो गई। हमने बोला कौन है तू, तेरे को पुलिस के पास हम लेके जाते हैं। तो बोली नहीं मैं सब कुछ बताती हूँ। तो मैंने बोला तेरे को ये काम किसने दिया है, कौन है इसके पीछे। तो बोली नहीं एक बंदा है, उसने बोला था तेरे को रोज़ मैं इतना पैसा देती हूँ, ये लड़की जहाँ जाएगी तो उसका पीछा कर, चांस मिलेगा तो उसके ऊपर हल्ला करने का और चुपचाप निकल जाने का। तो इतने खुलेआम ये सब होता था, किसी को पता नहीं था, इतने नज़दीक जाके कुछ करती थी। फिर मैंने बोला कि नहीं हमें पूरा टीम चाहिए। तो उसके बाद उसको बोला कि तेरे ऊपर कुछ नहीं आएगा, लेकिन तेरे को कौन आदमी मिलता है वो दिखाना। फिर वो आदमी को मिलने गई, उसका पीछा किया, वो कहाँ रहने वाला है, वो किससे फ़ोन करता है, क्या बात होती है, वो सब जानने के बाद पता चला कि कॉलेज के एक लड़का था जो इस लड़की के ऊपर लाइन मारता था। इस लड़की ने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया था, तो रिवेंज लेने के लिए वो दुबई चाहता, उसका यहाँ कोई कंसर्न नहीं था। लेकिन ये लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए उन्होंने पूरी टीम लगा के रखी थी कि वो जहाँ भी जाएगी, शादी होने दो, कुछ भी होने दो, उसको बर्बाद करने का। तो रिवेंज कैसा होता है और किस तरह से आदमी आगे जा सकता है बोल नहीं सकते, दिमाग क्या करेगा। तो बहुत अलग अलग टाइप के लोग हमने देखे नज़दीक से। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ। 2019 के इलेक्शंस के टाइम पे भी आपकी हेल्प ली गई थी क्या? हाँ लेते हैं। किन चीज़ों के लिए? कि कोई पक्ष बदल रहा है चेंज कर रहा है, या इलेक्शन के लिए किसी को टिकट देना है तो उस उधर का माहौल कैसा है, या ये पार्टी आदमी खास है अब जा रहा वहां पे, हाँ नजर रखो इस नजर रखो तो ये भी होता है। तो जाम जोखिम वाला काम है। हाँ मैं लेकिन करते हैं। और कहा सब जगह में मैं नहीं जाती है ना, हमारी टीम है। लेकिन कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि किसी की गाड़ी कंटिन्यू पीछे है या मोटर बाइक है। तो एक पॉलिटिशियन को हमने देखा कि वो अपने चुनाभट्टी रोड गली में जाने का, तो वहाँ से वो कहीं निकल रहा था, उसको लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। मैं गाड़ी में ही बैठी थी, मोटर बाइक उसके पीछे थी, तो वो गाड़ी में से उतर के दूसरे गाड़ी में बैठकर चला गया क्योंकि शक हो गया कि अपने पीछे। हाँ मैं मेरे ऊपर नहीं, लेकिन उसको ऐसा लगा था, तो वो गाड़ी चेंज करता था बार बार कि एक ही गाड़ी के पीछे कोई ना आए इसके लिए। और उसके टीम के लोग अलग अलग गाड़ी लेके आगे थे ना। कभी आप पकड़ी गई आपके खुद के केस में? नहीं, एक वो खाली CDR का केस था ना, उसमें ही प्रॉब्लम हुआ था। बाकी वो मैंने क्या किया था कि किसी ने बोला था कि हम लोग CDR जो निकालते हैं उसमें लोकेशन, टाइमिंग, किसको फ़ोन किया है, कितनी बार किया है, किसके साथ अफेयर है। तो मेरे पास 2 ऐसी केस आके गई थी कि जिनके पास पैसे का प्रॉब्लम था, वो ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाते थे। तो एक बंदा मेरे पास आया और मुझे बोलता है कि मैं CDR निकालता हूँ ना, उसमें से बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तब तक मुझे CDR निकालना गलत है नहीं है कुछ पता नहीं था। तो उसने 2 CDR मुझे दिया और उसमें से पता चला कि जिन लोगों की मेरे पास केस थी उनका वो औरत का हस्बैंड का होटल था, और घर वाले उसको बोलते थे कि तू पागल है, मेरे बेटे पे शक करती है। और वो क्या करता था, अपना मोबाइल होटल में रख के दूसरा मोबाइल लेके वो जाता था। और वो सब तहकीकात करके पता चला कि उसकी दूसरी औरत है और ये सब है। तो वो बोली थी कभी आपको ऐसा कुछ पता चला तो बता देना। तो उनके परमिशन से मैंने वो नंबर दिया था। और एक दूसरा बंदा था जिनका बेटे का उसको शक था, और उनको बेटा कहाँ जाता है क्या है। तो पुलिस को लगा कि मैं
बहुत बड़ा ये काम करती हूँ CDR का, तो वो मुझे बोले कि आप गलत तरीके से CDR निकालती है तो आपको अरेस्ट करना है। तो मैंने बोला चलो, मैंने फ़ोन भी नहीं किसी को लगाया, बहुत बड़े बड़े पहचान थी, लेकिन मुझे भी जेल देखनी थी कि जेल कैसी होती है, अंदर क्या चलता है। एक तो आप खौफ था अपने मेरा। आप को बचा सकती थी, हाँ, तब भी आप गई जेल। गई मैं उधर। मुझे छुड़ाने के लिए लोगों का फ़ोन आया मेरे घर पे कि रजनी कौन से जेल में, हमको बता दो, हम हेल्प करते हैं। लेकिन घर वालों ने भी इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया और मुझे जेल देखनी थी। मैं 2 दिन पहले बोली, जब मुझे अवार्ड मिला था दिल्ली से वुमेन्स चाइल्ड डेवलपमेंट का, तो तभी मैंने बोला था कि वे सब ख्वाहिश पूरी हो गई, दिल्ली का भी अवार्ड मिला है, अभी मुझे एक खाली जेल देखनी है। ऐसे तो कोई दिखाते नहीं है, तो ये चांस आया तो क्यों छोड़ने का। तो वो लेके गए और मैं बिंदास थी। वो बोलते कि लोग डर जाते हैं कि जेल जाना है, ये करना है, लेकिन मुझे सच्चाई क्या है कि मैंने बहुत कुछ सुना था जेल के बारे में, तो मुझे देखना था। तो 8-10 दिन मुझे रखा, बहुत सारे सवाल किए, किसके लिए काम कर रही है, तो मैंने बोला ये तो सब ये रहता है कॉन्फिडेंशियल काम, मैं नहीं बताऊंगी। तो उन्होंने बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा फ़ोटो देखा, इनके लिए क्या किया है, बाला साहब के लिए क्या किया है, पवार जी। मैंने बोला आपको क्या करना है ना, किसके साथ मैंने काम किया, आप मेरे को CDR के लिए अपने अंदर करवाया है, तो इनका तहकीकात करने का काम है। और आपको अगर देखना है कि मैंने साहब के लिए काम किया है, तो हम लोग स्वर्ग में जाके पूछते हैं उनके लिए मैंने काम किया है, वो मुँह से बोल देंगे। ऐसा ही मैंने जवाब दिया। तो वो बोले ये कोऑपरेशन नहीं करती, कुछ नहीं करती, उनको बहुत मेरा गुस्सा आता था। लेकिन मुझे किसी का कॉन्फिडेंशियल काम आपको नहीं बताना है तो मैं क्यों बताऊँ। फिर उन्होंने मुझे उसमें डाला, कारागृह में डालते वैसे, तो वहाँ भी मुझे देखना था कि अंदर क्या चलता है, कैसे अंदर लोगों को ट्रीट किया जाता है, अच्छे लोग बुरे लोग, तो वो देखने को मिला। तो सबको लगा था कि मैं डिटेक्टिव हूँ और इनके ऊपर निगरानी रखने के लिए मुझे जेल में डाला है। तो शुरू में कोई मुझे बातें ही नहीं करते थे। हाँ, क्योंकि उनको लगा आप काम के लिए आई हैं क्योंकि वहाँ आप पे। मैं काम के लिए। फिर मैंने बोला कि ऐसा काम मेरे हाथ से हुआ है ना, इसके लिए मुझे अंदर डाला है। फिर लोगों ने अपना मन खोलना शुरू कर दिया कि हम लोगों को कैसे कैसे केस में डाला है, हमें जेल क्या होती है, जज वकील क्या होते हैं, खत किसको लगना है, कुछ पता ही नहीं है। लेकिन छोटे छोटे इसमें हम इल्ज़ाम डाल के डाला है, और हम अभी यहाँ से बाहर कैसे आएंगे। और कुछ खत लिखते हैं तो वहाँ ही कचरे के डब्बे में फेंक देते हैं। जब जज आते हैं तो बोलते हैं सब चुपचाप रहो, कोई बोलने का नहीं, जो भी कुछ कंप्लेंट है हमें लिख के दे दो। लेकिन वो वहाँ तक पहुँचे। तो ये सब जानकारी पता चलने के बाद जेल से जब मैं बाहर आई, तो मुझे ऐसे लगा इन लोगों के लिए कुछ काम करना चाहिए। लेकिन लोगों को इतना पता चला पूरा देश में कि मैं ये डिटेक्टिव का काम करती हूँ, तो मुझे फुर्सत ही नहीं मिली उनके लिए काम करने के लिए। आप जब अंदर थी, कितने दिन के लिए थी एक्चुअली? 40 दिन थी। 30 दिन अंदर, 10 दिन पुलिस कस्टडी। 30 दिन जब अंदर थी, माहौल कैसा था? बहुत झगड़े भिड़े होते थे। आपकी भी होते थे क्या? नहीं, मेरा नहीं, मैं किसी के बीच में पड़ती नहीं थी, मैं खाली देखती थी क्या क्या होता है। एक लेडी थी, उसके मर्डर के इल्ज़ाम में उसको अंदर किया था, फिर 6.5 साल होने के बाद उसको रिहा कर दिया कि उसका कोई दोष नहीं है। तो फिर मैंने पूछा कि इसको फिर अंदर क्यों किया? 6.5 साल कुछ कम नहीं है किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। एक औरत थी, वो बोलती कि मैंने मेरा फ़ोन किसी को करने दिया है, हम स्टेशन पे बैठे थे, उनके पास छोटा बच्चा था, ट्रेन लेट हुई, तो बोली मेरे को मम्मी को बताना है कि ट्रेन लेट हुई है, तो हम स्टेशन पे है, तो मुझे फ़ोन करना है। तो उसने फ़ोन दिया, तुरंत बोलते पुलिस आई और बोलते आप बच्चे चुराने वाले लोग हैं, लेके गई। और बोलते मेरे बच्चे वगैरह, वो शिरडी में गई रहती थी, तो बोलते मेरे बच्चे बच्चों को कुछ मालूम नहीं मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, कैसे कांटेक्ट करूँ। मैंने बोला ये तो शौक की बात है। और वो लेडी को इतना मारा था कि उसके यहाँ से खून आने लगा। किसी ऑफिसर ने फिर उसने जज को दिखाया, तो ये सब अंदर की बातें जब पता चली कि किसको किसको कितने गलत इसमें डाला है, तो फिर बुरा लगा मुझे सुन के कि आप पहले सच्चाई की गहराई तक जाओ और फिर किसी के ऊपर आप अंदर करो किसी को भी। पहले क्या होता था, 498 जैसा कानून बना था, कुछ भी लेडी कंप्लीट करती है तो जेंट्स बेचारा हस्बैंड अंदर जाता है, सास ससुर अंदर जाते थे। मैंने बोला आप तहकीकात नहीं करते। एक लेडी थी, एक डॉक्टर मेरे पास आए थे खुद, और मेरे को बोले कि मेरी एक लेडी के साथ शादी हो गई, मैं खुद डॉक्टर हूँ, मुझे भी पता नहीं चला था कि इसका कुछ रहेगा। वो डॉक्टर नहीं थी, तो वो बोलती मैंने पहले रही रात को उसको बोला, तो बोलती नहीं मेरी मूड नहीं है, मुझे नहीं, हाथ मत लगाना, मैं जब बोलूँगी तभी करने का। और बाद में तो मुझे 8 दिन गए, 15 दिन गए, वो कुछ इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रही थी। फिर बोलती मैं आपकी कंप्लेंट करूँगी कि आप मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। तो बोलते मुझे देखना है किसका क्या है। फिर उसके बाद पता चला कि इसका ये है, बाहर कुछ लफड़ा है और वो प्रेग्नेंट थी।
डॉक्टर के पास एबॉर्शन के लिए गई थी, लेकिन ज़्यादा महीने हुए थे, इसके लिए डॉक्टर ने ना बोला था। तो लोग कैसा गलत, तो मैंने तो उसके बाद उसने बहुत कोशिश की कि ये कानून को थोड़ा सा अलग बनाओ, पूरी तहकीकात करो, लड़की दोषी है, लड़का दोषी है, उसके घर वाले दोषी है, और उसके बाद फिर उनको अरेस्ट करो। जब आप अंदर थी जेल में, क्या वो लोग मिले थे आपसे जिनको आपने अंदर किया था? मैंने नहीं अंदर किया था किसी को। आपने, मेरा काम इतना ही है कि मैं तहकीकात करके देती हूँ, अंदर करना नहीं करना वो पार्टी का काम मैं है। समझा, अगर आपने किसी की कुंडली निकाल दी, हाँ। पता चला कि वो इंसान गड़बड़ हाँ। घोटाले से भरा हुआ है, हाँ। गड़बड़िया किया है, और वो इंसान जेल में चला गया है, हाँ। और उस इंसान को पता चला है कि हाँ। रजनी पंडित की वजह से हाँ। मेरा खुलासा हुआ है, हाँ। ऐसे इंसान से मिली आप अंदर? नहीं ना, जेंट्स लोगों की अलग थी, लेडीज की अलग थी। अरे लेडीज का भी तो आपने नहीं, पर्दाफाश किया होगा ना? किया है, लेकिन लेडीज क्या बोलती थी कि रजनी अच्छा काम कर रही है। और एक कोई था उधर जेल में जिन्होंने मेरा नाम, उसको पता चला, कोई बड़ा आदमी था, तो बोलते इतनी अच्छी लेडी को क्यों अरेस्ट किया, उसको कुछ मदद चाहिए तो बोलो, उनको मेरा नंबर दे दो। तो मैंने बोला मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। तो माने वो भी प्रिजनर थे? हाँ, वो भी अंदर थे, और उनको पता था, उनको अखबार पढ़ने को मिलता था ना, वो कोई बड़ा आदमी था, बड़ा तो नाम बड़ा था। आदमी हाँ। कह रहा था अंदर खुद है, खुद पर है कहते कि मैं आपकी मदद करूंगा। हाँ, रजनी पंडित को मैं निकाल सकता हूँ, उनको बोलो कुछ मदद चाहिए तो बोली। मैं बोली मैं उनको नहीं जानती हूँ, ना जान ना पहचान। तो बोलते वो मेरे को जानती नहीं, लेकिन हमने उनका नाम बहुत सुना है, बहुत अच्छी लेडी है। नहीं, पर मैं ये जानना चाहता हूँ, हाँ। वो खुद अंदर है, हाँ, और बड़े इंसान है, उसका पहचान बड़ी थी ना। हाँ, उसका पहचान बड़ा होगा। हाँ। तो कहते हैं रजनी जी को मैं बाहर निकलवा सकता हूँ, पर खुद को क्यों बाहर नहीं निकल पा रहे हैं वो नहीं, उसका बहुत बड़ा गुनाह था। मेरा तो मामूली था। तो माने उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता था, पर आपको बाहर। वो क्या बिजनेसमैन थे क्या? नहीं, पॉलिटिशियन थे? पॉलिटिशियन भी नहीं, Actor? गुंडागर्दी करने वाली। डॉन? तो एक डॉन आपकी मदद करना चाहता था? बड़े बड़े डॉन थे क्या? मालूम नहीं कौन, मैंने नाम भी अरे नहीं नाम पूछा। नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, हाँ, बताओ। नहीं, लेकिन बड़ा था। पर डॉन तो बड़ा ही होता है बड़ा ही यार। होता है। वो तो मैं खुद ही हूँ। हाँ, तो इतना लोगों को मेरे लिए विश्वास है, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। क्या बात है। और जब मैं बाहर आई तो जेल से काफ़ी लोग मुझे, जहाँ हुआ वो पुलिस ऑफिसर थे, कोई लेडीज़ थी, सब मुझे बोलते थे कि आप जैसे लेडी को क्यों अंदर किया, अच्छा नहीं हुआ है, क्योंकि कितना अच्छा आप काम करती है, लोगों की सच्चाई लेती। क्योंकि बड़ी बड़ी लेडीज़ ऑफिसर, एसीपी डीसीपी के लेवल के ऑफिसर है, जो फंस गई है डिपार्टमेंट में किसी मर्द के साथ, वो भी मेरे पास मदद मांगने के लिए आई थी कि इनका भी किसके साथ लफड़ा है। जैसे आपने वो दूसरा केस अब चालू है कुंदरकर, और वो जिसके टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रखा था। तो ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जिनका लड़कियों के साथ अफेयर रहता है, ऊपर पोस्ट के लिए साथ में रहते हैं। तो जिनके लिए मैंने काम किया है, बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर है, जिनको घर में ही ब्लैकमेलिंग होती थी। कभी बेटी बोलती है कि पापा आपने कैसे किस तरह से पैसा कमाया है, तो मैं तो फैमिली वाले भी कभी कभी आते ब्लैकमेल करते हैं। वो उस लड़के का इस गैरेज वाले के साथ अफेयर था, और बाप ने बोला कि ये मुझे पसंद नहीं है, उसके साथ शादी नहीं करनी। तो लड़की ने बोला तुम किस तरह से पैसा कमाते हैं ना, मैं अभी आवाज़ करूँगी। तो डरते थे, तो बोले वो गैरेज वाला और ये लड़की दोनों को संभालना है, मैं बाहर किसी को बोल नहीं सकता हूँ। तो आप इस केस को देखो, मैं बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ, लेकिन और प्राइवेट जगह पे रहता हूँ, ये कहा जाती है दोनों आपस में क्या करते हैं। तो ये घर में ही ब्लैकमेलिंग चल रहा था। तो आपने केस सॉल्व किया क्या? सॉल्व किया। मेरे बेटी को बोला कि देखो तुम्हारे पापा जो भी करते गलत करते पता है, लेकिन तू जिस लड़के से शादी कर रही है वो लड़की की औकात क्या है, वो क्या कर रहा है, वो तेरा पैसा लेकर, तू एकलौती बेटी है, उसको मालूम है तेरे से बहुत सारा मिलने वाला है पैसा, तो पहले देख ना कैसा है क्या है। और फैमिली में तू फैमिली होती है, बाहर के बाहर वाले होते हैं, कितना भी कुछ प्यार दिखाए कुछ, लेकिन वो अपने औकात बाद में दिखाते हैं। तो घर वाले से कभी भी लड़ाई मत करना। पूरा समझाया, काउंसलिंग किया, तभी वो शांत हो गई। फिर वो लड़के का भी ये छोड़ दिया, अभी खुश है। तो यानी कि आप डिटेक्टिव तो है ही, हाँ, आप काउंसलर भी है ना। यहाँ पे तो आपने पारिवारिक लोग बोलते हैं आपने साइकोलॉजी ली है क्या, मैंने नहीं लिया है, लेकिन कुदरती देने। तो आप स्टार्ट में साइड कर लो ना, ये थेरेपिस्ट वाला आप वो भी स्टार्ट कर लो साइड में। करती है, बहुत लोगों को समझाना पड़ता है ये मत करो। कभी कभी लड़कियाँ आती है सुसाइड करने के लिए, मेरे हस्बैंड का अफेयर है, अभी मैं क्या करूँ, जिंदा रहकर कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मैं पूछती हूँ सुसाइड करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है क्या?
13 दिन वो दुख में रहेगा, बाद में शादी करेगा या दूसरी औरत लाएगा तो तू क्या करेगी? तेरे बच्चे है, घर बार है, क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करती है? तो उसको हिम्मत देना, ये करना मैं काम करती हूँ। आपको डेथ थ्रेट्स मिलते हैं क्या? हाँ मिलते हैं अभी भी? अभी भी। कभी लोगों को लगता है कि इसने काम किया है तो मैं बोलती हूँ मैंने नहीं किया तो कोई और करता था, मारना है तो मारो। मेरी खुद की मैंने किताब निकाली थी, वो किताब की डुप्लीकेट कॉपी निकली। उसके बाद मेरे को भी थ्रेटिंग हो कि आप ये सब काम बंद करो कि नहीं तो आपका क्या हो जाएगा मालूम नहीं, क्योंकि मैंने 1000 कॉपीज़ की उसको परमिशन दी थी। फिर पता चला कि उन्होंने बहुत सारी कॉपीज़ निकाली और मुझे जब पता चला तो मैं तहकीकात कर रही थी, फिर कंप्लेंट की। ठाकरे साहब को बोल दिया कि ऐसे ऐसे आपके लोग कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे हेल्प की और वो प्रॉब्लम फिर कोर्ट में केस गया, तब पता चला। तो मैं बोलती थी मारना है तो मारो, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप जैसे लोगों को मैं छोड़ने वाली नहीं है। जो गलत चलाना था आपको? हाँ आता है, लेकिन दिया नहीं परमिशन मुझे। क्यों ऐसे? तभी मेरी उम्र अब छोटी थी ना, और वसंत दादा पाटिल मुझे बहुत छोटी उम्र से जानते थे, तो वो उन्होंने सोमन साहब को फ़ोन किया था कि आप इनको लाइसेंस दे दो। तो बोले इसकी उम्र 25 है, 35 होती तो मैं दे देता था, क्योंकि 25-35 में थोड़े टेम्परेचर होते हैं ना हाई गोली चला सकते हैं। पर आप बंदूक चला सकते हो? हाँ चला सकते हो, उसमें क्या है। कभी चलाया? मन की हिम्मत चाहिए। चलाया आपने? चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी ना। जूडो कराटे तो सेल्फ डिफेंस के लिए सीखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आजकल AK-56 का युग है, तो वो कितने काम आएंगे पता नहीं। AK-56 चलाना था आपको? नहीं, सीखना है। सीखेंगी आप? हाँ सीखेंगे, उम्र में का कोई लिहाज ही नहीं रखते ना, सीखना है तो कभी भी कुछ सीख सकते हैं। सीखना चाहती हैं आप? सीखना चाहती है। कभी होता है क्या जब आप किसी को चेस कर रहे हो या देख रहे हो तो आपके पास भी चाकू वाकू ये सब रखती हैं आप? वो सीक्रेसी है, लेकिन रखती हूँ। कुछ प्रॉब्लम आएगा तो अपना आप को बचाव करना चाहिए। सेल्फ डिफेंस के लिए आप रखती हैं? रखती है, लेकिन लोग बोलते हैं जूडो कराटे आते हैं क्या, ये आते हैं, तो वो नहीं। वो अभी हाँ वो का आवाज़ करके कौन भागने वाले है। क्या आप पर फिजिकल असॉल्ट हुआ है? नहीं अभी तक नहीं। तो कभी ये मुक्काबाजी ये सब कुछ नहीं करना? कुछ भी नहीं। अगर कभी हाँ, और मैं कैसे है कि मुझे पता चलता है कोई अपना पीछा कर रहा है तो मैं बस ट्रेन रिक्शा सब चेंज करके करके घर तक पहुंच जाती है। पर अभी तो आप इतनी पॉपुलर अभी पॉपुलर है, तभी नहीं थी ना, तभी मैं खुद करती थी ना। अभी बताइए, आपका शक्ल हर जगह है, लेकिन तो भी लोग नहीं पहचानते हैं। तो अभी आप अभी भी चुपचाप काम करती है? ऐसा नहीं है कि एक बॉडीगार्ड बॉडीगार्ड ऐसा कुछ? बॉडीगार्ड क्या कर सकते हैं जो आप नहीं कर सकती है? नहीं वो नहीं है। अभी इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी का क्या हुआ, बॉडीगार्ड थे, सिक्योरिटी क्या किया उनका? कुछ कोई नहीं अपने को बचा सकता, अपने इधर है कोई होने वाला है। जान हमला हुआ है आप पे? वो नहीं हुआ कभी? तो आप मुझे बताओ, बॉलीवुड केसेस आए क्या? बॉलीवुड एक्टर्स ने? हाँ आते हैं ना, शूटिंग के बहाने कहा जाते हैं, क्या करते हैं, किसके साथ अफेयर है। तो क्या ये माने कौन फोन करता है? बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की वाइफ करती है। कभी कभी हस्बैंड को लगता है कि मैं पूरा दिन बिजी हूँ तो मेरी वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। वो भी होता है कि एक्टर कितना भी बड़ा हो लेकिन अफेयर किसी के साथ भी चल सकता है ना। एक जिम इंस्ट्रक्टर था, उनके साथ एक का था, उसको बहुत पैसा वैसा देती थी, ऐसे भी होता है। तो एक बॉलीवुड पर्सनालिटी थी, हाँ, जिनका अफेयर चल रहा था, हाँ, जिम इंस्ट्रक्टर से, हाँ, और वो बहुत पैसा देती थी जिम इंस्ट्रक्टर को। हाँ। तो किसके लिए आप काम करती थी? जिम इंस्ट्रक्टर के लिए कि वो बॉलीवुड पर्सनालिटी? बॉलीवुड पर्सनालिटी के लिए। तो वो नजर रखवाती थी उस जिम इंस्ट्रक्टर पर किया, और मेरे जैसा और किसी को फंसा रहा है, क्योंकि अभी मुझे टाल रहा है, ज्यादा मेरे पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो उन्होंने लगा दिया आपको? लगा दिया। हाँ, My क्योंकि God. मुझे देखना है कि, क्योंकि क्या है, इनके पास बहुत सारी लड़कियां आती है यंग, तो इसको क्या जहाँ से पैसा मिलता है दोनों तरफ से कमाते हैं, ऐसा भी होता है। और वो बॉलीवुड पर्सनालिटी शादीशुदा थी? शादीशुदा थी। तो वो शादीशुदा थी, उनका अफेयर चल रहा था जिम इंस्ट्रक्टर के साथ, और वो निगाहें रख रही है जिम इंस्ट्रक्टर पर ताकि उसका अफेयर किसी और के साथ चले, और यहाँ पर गड़बड़ घोटाला चल रहा है राइड पे। अरे बाबा, बहुत गोलमाल होता है, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा। एक हमारे पास केस आई थी, स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चे थे, कॉलेज ही पढ़ रहे थे, 5-6 बच्चे की गैंग थी, उनको परसेंटेज कुछ कम मिले थे या पेपर में बराबर लिखा नहीं था। तो एक दिन रात को सब पेरेंट्स को उन्होंने इंजेक्शन दे दिया सोने का,
पता ही नहीं चला उन लोगों को। सब पेरेंट्स रात गहरे नींद में सो गए। ये बच्चे घर से निकले, कॉलेज में गए, उधर वॉचमैन था, वॉचमैन से उन्होंने कुछ मार पिटाई हो गई, पेपर में चेंज करना था उनको, सही पेपर रखकर, क्योंकि पढ़ाई में थे। तो ये घर से भागे थे, किसी को पता नहीं था कि हमारे बच्चे कहाँ गए। सुबह उठकर देखे तो बच्चे साथ में नहीं है। एक ने दूसरे को कॉल किया, दूसरे ने तीसरे को, ये गए कहाँ बच्चे। तो फिर वो लोग मेरे पास आए। उसमें एक बैंक के अधिकारी थे, एक टीचर थी, उनका बेटा था, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के बच्चे थे। तो मैंने बोला ये बच्चे जाएंगे कहाँ, उनका देखते हैं लोकेशन वगैरह कुछ मिलता है क्या, या कॉलेज में जाके देखते। तो कॉलेज में पता चला कि ये लड़के सुबह एक लड़की, शाम को एक लड़की, दोपहर को एक लड़की ऐसे घुमाते थे, मज़े करते थे, क्योंकि पेरेंट्स से पैसा आता था। फिर वो उनका पता चला कि वो गोवा में है। तो एक ऑफिसर ने हमें मदद की और वो बोले कि गोवा में उनका लोकेशन आ रहा है, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं, क्योंकि उनको पुलिस के पास जाना नहीं था कि अच्छे घर के लड़के हैं, कुछ बदनामी ना हो। तो मैंने बोला मैं मदद लेती हूँ और आपका नाम नहीं आएगा। तो उन्होंने बोला, फिर गोवा से लोग गए शिरडी साइड, क्योंकि किसी को पता ना चले। उनको पता चला कि हमारा पीछा हो रहा है। तो फिर शिरडी में नासिक रोड पे ये 4-5 बच्चों को पकड़ा और उनके पेरेंट्स भी साथ में थे। इन लोगों को लेके आए और पूरी सच्चाई बताई उन्होंने कि हम लोगों ने रात को ऐसे ऐसे किया, नींद का इंजेक्शन लगाया। तो मैंने बोला नींद का इंजेक्शन मिला ही कहा। तो एक का भाई मेडिकल की पढ़ाई करता था, उसको सब मालूम था कि कौन सी दवा देने से क्या होगा। तो क्या ड्रामा करते बच्चे देखो। पूरे गहरे नींद में सब पेरेंट्स सो गए थे और सुबह रात को बच्चे कहाँ गए कुछ पता ही नहीं। तो आप केस एनालाइज करते हो। हाँ, आप देखते हो कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, हाँ, पर ये जो गलत है दूसरों को और हानि पहुंचा सकता है। तो वो करके फिर लेती हूँ। इसके लिए मैं डिस्कशन रखती हूँ कि आप क्यों करना चाहते हैं काम। अच्छा, क्या वजह। आप, क्योंकि कोई बोलता है आप पैसा ले लो हमारा काम करो, नहीं, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम होना ज़रूरी है, मन में ऐसा शक क्यों आया है, क्या वजह है। अभी एक औरत आई थी, वो रहता ना कड़वा चौथ का व्रत, उसके 4 दिन पहले आई थी। बोलती मेरे हस्बैंड ना रात को 2-2:30 बजे उठते और खिड़की में से किसी को देखते हैं, कौन होता है मालूम नहीं, उसके पीठ पीछे जाकर देखती हूँ मैं, तो उनका ध्यान नहीं रहता है और सामने भी कोई दिखती नहीं है। तो मैंने बोला ऐसा करते तो शायद उनको नींद नहीं आती होगी, इसके लिए देखते होंगे। तो बोले मालूम नहीं कौन सामने रहते क्या है, लेकिन मुझे डाउट है कि कुछ लग रहा है, शायद मेरा वहम होगा। अभी करवा चौथ का व्रत है, मुझे पता करना है कि मैं जिनके लिए कर रही हूँ सही में है क्या नहीं, और बार बार इनका फॉरेन टूर्स वगैरह रहता है। तो मैंने बोला ठीक है, इनकी टूर्स रहती है ना तो वहाँ देखते हैं। अभी रात का 2 बजे तो सामने वाला ऊपर रहती, तो उनके घर में कौन है क्या है पता नहीं है। तो आप रात का उनका ये करना छोड़ दो, छाननी करना, हम सुबह जब बाहर जाते तो देखते हैं। और हमने जब देखा वो बिजनेसमैन थे, टूर्स के लिए हमेशा आता, और वाइफ भी पढ़ी लिखी थी, पहला बिजनेस संभालती थी, लेकिन बच्चे होने के बाद उन्होंने बोला तू क्यों ध्यान देती है, बच्चों को बड़ा कर, मैं संभालूंगा सब। सेक्रेटरी रखी थी। फिर सेक्रेटरी के बारे में उसको पता चला तो उसको उसने निकाल दिया कंपनी से। उसको लगा बैठ गई, लेकिन देखा तो इसको एयरपोर्ट पर पहुंचाने के लिए गाड़ी ड्राइवर सब आते थे। ये एयरपोर्ट उतर जाता था, गाड़ी निकल जाती थी, ये बैग लेकर वहाँ से उतर के दूसरी टैक्सी करके दूसरी जगह मुंबई में लोखंडवाला में जाता था। फिर उसका पीछा करने के बाद पता चला उनको मैंने बोला कि ये तो लोखंडवाला में गया है, फॉरेन गया ही नहीं है। तो बोले किधर है, मैंने बोला ये बिल्डिंग में किधर गया है वो, अभी आपको देखना है, क्योंकि अंदर छोड़ते नहीं सिक्योरिटी वाले, इसमें काफ़ी दिन जाएंगे, उनको चाय पानी देना पड़ेगा कि ये बंदा कब आता है, इसका गाड़ी बीड़ी अंदर आती नहीं है तो पता कैसे करेंगे। तो बोली नहीं देखो आप, और कितने दिन वहाँ से कब निकलता है क्या है। मैं बोले अंदर से वो लेडी की गाड़ी रहेगी और उसमें से निकलता हुआ तो पता नहीं चलेगा, गाड़ी की काली कांच रहती है, कुछ भी रहता है। तो फिर भी आप ट्राई तो करो, कुछ रहेगा तो, और मैं सेक्रेटरी का फ़ोटो देती हूँ आपको। फिर उन्होंने वो फ़ोटो दिया था सेक्रेटरी का। तो वो जब नीचे बच्चे को लेकर आई तो पता चला कि ये लड़की, तो वो हमने वॉचमैन से बात की, ये लेडी कौन है, तो बोलते अकेले रहती है, उसके बच्चा है वो, और कभी कभी उसका हस्बैंड आता है उसको मिलने के लिए। तभी समझ गई मैं कि ये कुछ है दाल में काला। फिर वो लेडी की गाड़ी कौन सी है, तो बोली ये है। फिर वो लेडी को लेकर वो आदमी होटल में चला गया कुछ खाने के लिए। फिर इनको हमने इन्फॉर्म किया कि अभी आपको पकड़ना है, तो वहाँ दोनों है। फिर वो घर से आई चर्च से लोखंडवाला तक, वो होटल में गई, उन्होंने देखा, फिर दोनों की अनबन हो गई। पता चला कि दूसरा भी बच्चा हो गया है दूसरे औरत को रखकर।
तो ये सच्चाई भी सामने आती है। जी, बॉलीवुड में जनरली आपको केसेस ऐसे मिलते हैं जहाँ पे बॉलीवुड एक्टर बिजी है, हाँ, तो कहता है मेरी वाइफ अफेयर कर रही है कि नहीं, वैसा आता है। और वैसा वाइफ बोलती है कि मेरा हस्बैंड डे नाइट, उसको सच में शूटिंग है कि नहीं। हम्म। कभी कभी शूटिंग के बहाने रात को 1:30-2 बजे गाड़ी कहीं छोड़ के दूसरी गाड़ी में बैठकर ये लोग निकल जाते हैं दूसरे के घर पे। तो जब आप वो बॉलीवुड एक्टर की वाइफ हम्म, को सच्चाई बोलते हैं कि देखो आपके पति का अफेयर हो रहा है, या हाँ, बोलते हैं, हाँ, होता होगा ना, होता है। वो टूट जाते हैं आपके सामने? हाँ, रोते हैं, कुछ नहीं था, मेरी वजह से इतना बड़ा हो गया, मेरे पैर अच्छे थे, मैं लक्ष्मी थी घर की, होता है। कभी ऐसा हुआ कि वो बॉलीवुड एक्टर के 3-3 एक्ट्रेसेस गर्लफ्रेंड है, ये सब भी हाँ, होता वो भी होता है। है? 3-3 4-4 3-3 4-4 क्या पूछो मत, प्रोड्यूसर होते हैं ऐसे कि तेरे को 4-4 काम कम देना है? 4 कम है, ज़्यादा अरे! नहीं बोलो। हाँ, माने 4 से भी कोई ज्यादा कोई एक्ट्रेसेस तो गर्लफ्रेंड। किसी किसी के तो होटल में रूम बुक थे, वो पॉलिटिशियंस हो या और कोई हो, कि पूरा रूम बुक रहता है उनका डिलक्स, वहाँ लड़कियों को बुलाना और करना, माने साल भर वो रूम बुक रहता है। बुक रहता है, और किसी के नाम पे, उनका खुद का नाम नहीं रहता है, यूज वो लोग करते हैं। तो साल भर ये होटल रूम बुक्ड, बुक शक्ल बदलते रहते, कौन आके गड़बड़ घोटाला करता है वहां पे। ओह गॉड, पर आपके पास तो बहुत इंफॉर्मेशन होता है फिर। हाँ, फिर लेकिन वो सब पेट में रखना पड़ता है ना। आज फिर- मैं बोलूँ तो लोग, मेरे पास बहुत सारे रिपोर्टर आएंगे, मेरे को बहुत ये मिलेगी पब्लिसिटी, अरे इसके पास इतने बड़े बड़े। काम से एक गद्दारी हो एक्टर गई तो ना। मेरे पास रात को 2 बजे भी आए थे। कौन? एक एक्टर है, उनका नाम नहीं लेती हूँ, हाँ, हाँ। उनकी फैमिली आ रही थी, वो प्रॉब्लम में कुछ फंस गया था, तो मेरे पास रात को आए थे कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे बाहर आएंगे। तो ब्लैकमेलिंग का केस था, तो मैंने उनको पूरा सलाह दिया, मदद की। तो मैं रात को 2 बजे भी किसी को बुला कर सकती थी, देखो मेरे यहाँ कौन है, तो मैं बताती हूँ। तो रात को वो एक्टर, बड़े एक्टर बड़े एक्टर, आपके घर आए? हाँ, क्योंकि मुझे घर पे बुलाया था, लेकिन मैं ऐसे अननोन लोगों के घर में जाती नहीं, कितने भी बड़े लोग हो, पहचान हो, मैं नहीं तो मेरे साथ कोई ना कोई रहता है। लेकिन मैंने बोला आप मेरे ऑफिस में आइए, या कोई किसी को पता नहीं चलेगा कौन आया कौन गया, तो आए थे। ये जो एक्टर्स की वाइव्स ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करती है कि एक्टर्स ज्यादा करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, दोनों तरफ से। आजकल दोनों तरफ बराबरी है। कंपनी में काम करने सब जगह पे अफेयर का चल रहा कॉर्पोरेट्स में है, भी तो होता है ना, होता है, बहुत होता है, मैंने बहुत सुना होता है, कि एमडी बड़ी कंपनी हाँ, सेक्रेटरी के साथ साथ सब होता है। आप कॉर्पोरेट भी छोटे करते हो? छोटे बच्चों को छोड़कर 8-8 घंटा दूसरे आदमी के साथ, क्योंकि बड़ी पोस्ट के लिए जा सकते हैं, ये भी देखा तो है। एक महिला जो माँ है, माँ 8 साल के अपने, बच्चे, हाँ, बच्चों को भी नहीं छोड़ती है, सोचती है कि मेरे बच्चे छोटे, मुझे घर परिवार है, हस्बैंड है, अच्छा सब कुछ चल रहा है, लेकिन मैं जॉब करती हूँ, मुझे जॉब में ऊपर जाना है, तो खुद रूम बुक करके जाने का, ऐसा वो होता है। खुद रूम बुक करते हैं रूम और बुक वो करके, उनका हाँ, बॉस वहां पहुंचता है। पहुँचता है, क्या कुछ नहीं होता है, पूछिए। एक तो बंदा ऐसा है, 67 उम्र का आया था, घर में काम वाली थी, निकलता था जैसे कि कोई उसके पैर में दर्द है, चल नहीं सकता है, इस हालत में बाहर आने के बाद वो रिक्शा में जंप मार के बैठता था। उसकी वाइफ की ज्वेलरी गई, सब कुछ गया, बेटे को पता चला कि कुछ पापा का चल रहा है, तो उन्होंने बोला हम देखते हैं क्या चल रहा है। तो बोले हम लोग बड़े लोग हैं, किधर नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है। फिर देखते थे हर मंडे उनका जाना था एक होटल में उस लेडी को लेके, और उसके साथ 2-3 घंटा बिता के फिर वापस घर पे आने का, लंगड़े होके, लूले लंगड़े होके। ऐसे होते। बार वाला के साथ कितने लफड़े होते हैं, क्या? जैसे बड़े बिजनेसमैन होते हैं, कोई अच्छी लगी तो उसको अपने लिए कीप रखना, फिर वाइफ को छोड़ देना, उसके साथ ज़िंदगी बताना, फिर उसको कोई और मिलता है तो वापस घर पे जाना और बोलने का इसने मुझे तकलीफ दी है, अभी उसके ऊपर निगरानी रखो, वो किसी और के साथ है। कंस्ट्रक्शन लाइन है, सब जगह पे कुछ ना कुछ लफड़ा चालू है। थैंक यू यार, मुझे इतनी अच्छी बीवी मिल गई। हाँ आप भी अच्छे हैं ना? हाँ, ये कसम खाता हूँ, ये कभी कुछ नहीं किया मैंने लाइफ में। ओ गॉड यार। तो मैंने 30 इयर्स कंप्लीट किए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में, और एक चीज ने मुझे हमेशा इंस्पायर की है, आगे बढ़ाया है,
वो है मेरे अंदर के अंगार ने। माय अंगार मर्चेंडाइज इज आउट। जी हाँ, ये है मेरा अंगार टी शर्ट, अंगार बैग्स, अंगार मग्स, और साथ में जो भी लाइनें मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में, मेरे चैट शो में, वो सारी लाइनें होंगी मेरी टी शर्ट्स, हुडीज, जंपर्स में एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। माय अंगार मर्चेंडाइज इज ऑल योर्स। अंगार खरीदिए और अंगार मचाइए। रजनी जी, जब अभी जो ये नया डिटेक्टिव स्टाइल होता है वहां हाँ। पे टेक्नोलॉजी सब आप यूज करते हो क्या? हाँ, अभी तो करना ही पड़ता है ना। क्या उसके साथ कॉन्सेप्ट अभी- ऐसे टेक्नोलॉजी यूज अभी आप यहाँ बैठे, आपके इधर कैमरा लगा तो आपको पता नहीं चलेगा। वो कैमरा अच्छा, अपना वो सब काम है। करता है, वो सब करना पड़ता है। कभी बग जैसी चीज़ है कि आपके पीठ पीछे कोई बात कर रहे हैं तो वो कहीं चिपका के रखते हैं तो हम कहीं तक बात सुन, दूरी तक बात सुन सकते हैं। ऐसा है, तो ये आप इस्तेमाल करते हो सब करनी चीज़? पड़ती है, उसके सिवा होता ही नहीं है ना। अच्छा। हाँ। पर केस कितना लेते हो आप? ऐसा बोल नहीं सकते। कभी किसी किसी की 3-3 4-4 गाड़ी होती है, कौन सी भी गाड़ी से जाएगा तो वो बोलते हैं नहीं तुम सब गाड़ी का पीछा करो। जिस गाड़ी से वो बंदा इधर उधर उतरेगा तो आप समझ लो कि वो गाड़ी फिर में वो पैसा है। कितना लेते हो आप पर केस? तो पर केस वैसे ही रहता है ना। अगर 4 गाड़ी है तो 10,000 पर डे दे दो। 4 गेट पे 4 लगानी है। तो नहीं, तो 4 गाड़ियों को फॉलो करते आप 10,000 पर गाड़ी के लिए लेते हाँ, हो? पर गाड़ी का नहीं, 10,000 पर हाँ डे। पर डे। वैसे जैसे काम रहेगा वैसे। अभी एक तो जब लड़का था घर में, बहुत झगड़ा करता था, बिजनेस वाले ही लोग ज़्यादा करके रहते, और उसको ड्रग की आदत थी। वो क्या करता था, गाड़ी बहुत रफ टप चलाता था, उसको परवाह नहीं थी कि पुलिस पकड़ेंगे, कुछ लेंगे, बिंदास लड़का था। बहुत इन लोगों ने पीछा किया, 2-3 बार तो पीछा करना बहुत ही मुश्किल हुआ था। फिर एक बार वो गए तो देखा तो ताजमहल होटल के पास ना सब ऐसे लोग बैठते, बेगर बेगर भी वहाँ रहते भीख मांगने के लिए। तो वहाँ एक आदमी टोकरी ऐसा लेके आता था उनके पास, उसने कुछ पैसा डाला उसमें, वहाँ से एक पूड़ी निकाली, वो कुछ सिगरेट में डाली और पी ली। तो पता चला कि इसके ड्रग की आदत है। फिर उनके पेरेंट्स को पता चला कि ये आदत से उसको छुटकारा लेना चाहिए। फिर उन्होंने कहीं उसको डाला, फिर वो सब छूटा, अभी अच्छा बिजनेस संभल रहा है। तो वक्त के पहले अपने को अगर समझ में आता है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, गलत रास्ते पर, तो हम उसे सुधार सकते हैं ना, उस गलती को। नहीं नहीं, ये तो बहुत हाँ, अच्छा है। ये तो हाँ, बहुत सुधारती है हाँ, आप, और हाँ, अच्छी बात है ये। हाँ। जैसे आपने कहा कि आप जब cases बीमारियां क्या होती है वो पता ही नहीं हमें कि इस बीमारी का ये तो इलाज ही क्या करेंगे। बच्चे छुप कर कैमरा ये यूज़ करते, मोबाइल पासवर्ड यूज़ करते, किसके साथ क्या चल रहा है पता नहीं होता है। कोई किसी का रिकॉर्डिंग करता है, कोई लेडी किसी को ब्लैकमेल करती है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में बहुत सारे थियरीज है। कुछ हाँ। लोग कहते हैं उनका सुइसाइड हुआ, हाँ, कुछ लोग कहते हैं उनका मर्डर हुआ। हाँ। कभी आपने सोचा है इसके बारे में, कभी पढ़ा है और खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश की है? देखो, देखने के लिए अगर देखा जाए ना तो पुलिस अपनी इतनी डिपार्टमेंट होशियार है कि बोलो मत, सब कुछ उगलवा सकती है। लेकिन ऊपर से किसका प्रेशर आता है कुछ मालूम नहीं है। लेकिन सुसाइड है या उसने खुद कुछ ये किया है, उसको मारा गया है, ये बहुत इजीली बात है समझने में। और मुझे लगता है कि सुसाइड करने के लिए इसे प्रोवोक किया गया है। क्या सुइसाइड करे से? उसको ये किया है, उसकी मानसिक तैयारी की है कि तू सुसाइड करने तो तेरे से हम लोग मारेंगे। ये आपको लगता है? मुझे लगता है। ये आपको किसी पुलिस अफसर ने बोला हुआ है या फिर ये आपने समझा हुआ है? अभी कैसे किसी का नाम बोलेंगे ना। मैं नाम नहीं पूछा, नहीं, किसी लेकिन बोला है वो हमारे पूछा मैं। पास बड़े बड़े ऑफिसर्स आते हैं, सब बात बोलते हैं, उनको मालूम होते हैं अंदर की बात, कौन है इसमें इन्वॉल्व, क्या है। और हमारा भी दिमाग थोड़ा चलता है ना, इसमें क्या होगा क्या नहीं। तो यानी कि आप बोल रहे हैं कुछ लोगों ने मिलकर हाँ, इसको बोला आप सुइसाइड करो हाँ, वरना मारेंगे। मारेंगे। तो बंदे ने सपोजिटली सुइसाइड का राह ले लिया और बोला कि ये राह नहीं पकड़ना, मैं ऐसे मरूंगा। ऐसे मरूंगा। या फिर उसको इतना प्रेशराइज किया होगा, प्रेशराइज किया होगा कि वो यही राह सोचा। रास्ते होगा। तो इसको मर्डर ही कहते हैं ना? मर्डर ही ना एक प्रकार का। लेकिन अभी तक उस केस में कुछ नहीं बन रहा है। कभी कभार आपको लगता है ऐसे केसेस है, सुशांत भाई का जो केस था, आपको लगता है कि काश इस केस में मैं
होता है अंदर वो जुनून, वो आग, वो फायर? होता है ना, होता है आपको? होता है लेकिन पुलिस को हम लोग तो ऐसे बोलते हैं कि बताना मत कि हम लोग इन्वॉल्व है। आपने हेल्प किया पुलिस को इस केस में? पुलिस लेते हैं हेल्प कोई कोई केस में, कभी कभी उनके लोग कभी कभी किसी को तकलीफ देते हैं पैसा निकालने के लिए, कोई बिल्डर है कुछ है तो बोलते हैं कि हमारा कोई ऑफिसर मिला जुला है क्या, कोई किसी को पैसे के लिए बोलते हैं ना इतना पैसा दे दो नहीं तो तुम्हारी हत्या हो जाएगी, तो करते हैं। आपको दर्द होता है जब आप सुशांत सिंह के बारे में सोचती हैं? अभी भी जब वो डेट आती है तो ऐसा लगता है ना इतना अच्छा लड़का ज़िंदगी से चला गया। और अभी लेकिन तक मुझे solve नहीं लोग कर लगता पाए? है कि लोग डरते क्यों है, आप मुकाबला करो, सीखो कितना डरने का और क्यों डरने का। भागने का और रास्ते, लोग आपको डुबाना चाहते हैं लेकिन एक बार उनको पता चला कि ये तैर के ऊपर आने वाले हैं तो क्या कोई हिम्मत करेगा। तो आप कह रहे हो जो आपको डुबाना चाहते हैं उनको भी पता होना पता होना चाहिए कि आप तैरना और आता आप है। डुबा नहीं सकते हो हमको। नहीं, हाँ कुछ लोग डर के चक्कर में अपने आप को दबा हाँ देते हैं। दबा देते हैं, बहुत गलत है। जो बोलते हैं ना कि हम बचपन में बच्चों को ऐसे शिक्षा और ऐसे संस्कार, कुछ भी प्रॉब्लम आएगा डिप्रेशन में मत जाना, डिप्रेशन बहुत बुरी चीज़ होती है। जो भी आए उसे फेस करो, लोग अपने पीछे कितने भी कुछ बातें करने दो, अपने को वही रहना है। कितने लोग शुरू शुरू में बोलते थे रजनी पंडित क्या बनेगी डिटेक्टिव, इतना आसान है क्या। किसी ने बोला कि मेरी ऐड नहीं आती थी, कभी लोग ऐड करते थे, मेरी ऐड नहीं थी तो ये इससे बिजनेस बंद कर दिया है। लेकिन जिसको ढूंढना है वो बराबर ढूंढ ढूंढ के मेरे पास आते थे। मुझे मालूम है इतना बड़ा समुद्र है, तुम मेरी तकदीर तो नहीं लेके जा सकते। बहुत लोगों को ऐसा लगा, बड़े कोई ऑफिसर थे उन्होंने मुझे पार्टनरशिप के लिए बोला था कि आप हमारे साथ काम करो। मैंने बोला नहीं, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी का प्रेशर आएगा, आप बोलेंगे ऐसा काम मत करो वैसे काम मत करो, तो मुझे वो नहीं चाहिए। पैसा देकर मुझे कोई खरीद ही नहीं सकता है और लालच में आकर मैं अपने आप को बेच नहीं सकती। मुझे जिसमें सेटिस्फेक्शन है वो काम करने वाली मैं हूँ। तो आपको भी ऐसे कॉल्स आते हैं जहाँ बोलते हैं अच्छा सच्चाई ये है पर झूठ दिखा दो? हाँ। और आप मानते हो? हाँ, आप मानते हो? कैसे मानूंगी? कभी नहीं मानते? कभी नहीं। कितने लोग रिश्वत देके बोलते हैं कि झूठा रिपोर्ट दे दो, हमें अलग होना है, तो कैसे करेंगे इसे? वो आप कभी नहीं करते? कभी नहीं। पता चलता है ना नेचर का, शुरू शुरू में तो ऐसे बातें बड़ी बड़ी करते हैं। कभी कभी कोई आदमी ऐसे भी आता है कि वो बोलते हैं कि हमें अभी मिलना है, काफ़ी दिनों से मिले नहीं, हम कॉलेज में दोस्त थे, अभी उसकी शादी हो गई है तो अचानक सरप्राइज़ करना है। लेकिन उसके पीछे उसके मन में क्या चल रहा है वो बात को पता करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमें एक ऐसा लड़का आया था नागपुर से, बोलते हैं मुझे ऐसी ऐसी लड़की के बारे में जानकारी चाहिए, उसके घर वालों ने भी इधर का घर छोड़ा था, नागपुर में रहते थे, तो ये लोग कहाँ है क्या है तो हमें ज़रा पता करके दे दो। तो शुरू शुरू में मुझे लगा कि लगता है अभी कभी कभी कि पहले ऐसे आ भी कैसे कि इस फेसबुक के थ्रू कहाँ है कौन क्या पता चलता है, ग्रुप जमते हैं, वैसे नहीं था। तो मैंने ठीक है करती हूँ। फिर मैंने उनके बारे में एक दो बार उसको मार्क किया तो उसके मन में कुछ चल रहा था, तो मैंने बोला उसका एड्रेस नहीं मिल रहा है। तो उसने किसी को फ़ोन करके बोला अरे एड्रेस नहीं मिल रहा है, क्या करने का। मुझे तो उसके ऊपर एसिड ही फेंकना था, मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके मुझे छोड़ के चली गई। तो अच्छा हुआ कि मैंने उसको एड्रेस नहीं दिया, पैसा मैंने बोला आपका पैसा भी रिटर्न लेके जाऊँ, मुझे एड्रेस ही नहीं मिला है। तो इतना सोच के रिपोर्ट देने के पहले मैं बहुत सोचती हूँ कि ये रिपोर्ट देना है या नहीं देना है। कभी ऐसा हुआ कि आपने केस लिया फिर आपको लगा कि नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत बहुत कठिन था और आपने केस को छोड़ दिया, या फिर कुछ और प्रेशर आया कि आपने केस को छोड़ दिया? प्रेशर आने की वजह से नहीं, लेकिन एक काम ऐसे ही आया था कि बहुत बड़ा आदमी था, वही जैसे बड़े बड़े गैंगस्टर होते हैं वैसे, और एक लेडी थी, बार वाली थी, वो उसके साथ थी और उसको लगा कि अभी ये मेरे साथ नहीं है दूसरे के साथ है, तो मुझे इनका पीछा करके देखना है। तो 5 लाख रुपए तब भी के टाइम पे लेके आई थी कि कैसे भी करके उनके बारे में मुझे जानकारी चाहिए, गैंगस्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो लेकिन उनके साथ जो महाराष्ट्रीयन लोग थे वो बाद में आए और मुझे बोले कि आप इनका पीछा मत करो क्योंकि इनके गाड़ी में ऐसे डिवाइस बैठे कि उनका 10 मिनट में पीछा करेंगे तो उसको पता चलता है, तो आप छोड़ दो ये केस, करो मत। तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि कुछ मिलने वाला नहीं है, उसको पता चलता है तो फायदा क्या है लेडी का पैसा लेके। वही डेडली गैंगस्टर थे।
तो होता है, लेकिन लोगों को मालूम है ये अच्छी लेडी है, उसको कि इसमें फंसाने का, यानी वो उनको भी साथ देते थे, इनको भी साथ देते थे बीच वाले। तो यानी कि जो लोग गैंगस्टर्स होते हैं वगैरह वगैरह वो भी आपके बारे में जानते हैं, पर आपकी इज्जत करते इज्जत करते हैं कि मन में ये सही महिला है। कुछ आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ हाँ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ मदद चाहिए तो। इतना है, पॉलिटिशियंस भी बोलते हैं, लेकिन क्यों उन लोगों को बदनाम करने का ना, कहाँ से बात बना देते हैं पता नहीं है ना, छोटी छोटी बात कि रजनी पंडित को इन्होंने मदद किया, इनका कुछ काम किया होगा, तो उन्हें को प्रॉब्लम में लाने का। आपने एक बार मेंटली चैलेंज लेडी की एक्टिंग की थी क्या? हाँ क्या था वो एक कंपनी दूसरे शहर में जाके जाने वाली थी और सब लोगों को निकालने वाली थी, तो लोगों को लगा, कामगार लोगों को, कि अभी हमारी हालत क्या होगी। तो ये कंपनी का क्या, कंपनी बोल रही थी कि हम लॉस में हैं और कंपनी बंद कर रहे हैं, लेकिन कंपनी शिफ्ट होने वाली थी। तो एक 5 स्टार होटल में उनकी मीटिंग होने वाली थी, तो हम फैमिली के लोगों के साथ गए। मैंने पागल का रोल किया एकदम, और मेरे पास डिवाइस था, वो नीचे लगाना था, तो सब खाने के लिए बैठे थे, तो मैं चल के ऐसे ही गई उधर और उनके टेबल के नीचे गिर कर पड़ी, और मुझे वो लगाना था, वो लगा दिया, बाहर हमारे लोग सुन सकेंगे। और घर वालों ने बोला कि थोड़ा सा दिमाग इनका ये, सॉरी आपको तकलीफ हो गई, और मैं मेरे जाके टेबल पे बैठ गई, खाना वाना खाए निकल आए। त्रिशा ने आपका किरदार निभाया था तेलुगु पिक्चर में? नहीं, वो उसने मेरा नाम यूज किया है, मेरा कुछ कंसेंट नहीं है, कंसेंट नहीं है कुछ भी पर नहीं। वो आपका ही प्ले कर रही है ना? हाँ कर रही, नहीं अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। वो मेरा जब जेल में थी ना मैं, तभी उन्होंने बोला था कि रजनी पंडित का डिटेक्टिव का रोल मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरे से कुछ बात भी नहीं हुई। उसके बाद बहुत सारे बॉलीवुड के लोग भी अभी मिलने आते हैं कि आपके ऊपर ये बनाना है, पिक्चर बनानी है, सीरीज बनानी है। अरे आ रहे हैं आपको? बहुत पहले से, कितने 5-6 साल से लोग आते ही है। तो आप क्यों नहीं हाँ कह रहे हो? नहीं, कोई बोलते हैं कि अभी भी आप आगे से केस करोगे, वो भी हमें दे दो और हम लोगों को बता दो कौन सी केस है, क्या है, हमको दिखाना है। वो कैसे पॉसिबल है? लोगों की प्राइवेसी है। पर इतने मुझे बड़े लोग करोड़ों आते देंगे, हैं लेकिन आपके, फायदा क्या? इतने बड़े लोग आते हैं आपके पास, हाँ, तो आप पिक्चर नहीं चाहते हो आपके ऊपर बने? नहीं बनेगी ना, कभी ना कभी बनेगी, लेकिन किसी का नाम नहीं मैं ओपन करना चाहती हूँ, और उनको लाइफ लॉन्ग मेरी चाहिए ना परमिशन, वो कैसे दे दूँगी? एक लिमिट के लिए 9 स्टोरी है, 10 स्टोरी है, तो ठीक है ना। पिक्चर के लिए भी आते हैं, इसके लिए चल रही है बात। कौन चाहोगे कि आपका किरदार निभाए? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट? हाँ, वो रोल बहुत अच्छा करेगी, और लड़की भी कमाल की है वो। फैंटास्टिक रहेगी। चॉइस मैं भी अप्रूव करता हूँ, अच्छा है बिल्कुल। अच्छा, महेश भट्ट जी ने मुझे बुलाया था मीटिंग के लिए, तभी आलिया प्रेग्नेंट थी। आप पॉलिटिक्स में घुसना चाहते हो? हाँ रजनी जी, मैं भी डिटेक्टिव हूँ, मैं समझ सकता हूँ। चाहते हो आप? नहीं। क्यों? मैं नहीं टिक पाऊंगी ना, यही है ना, सच्चाई की खोज करना मेरा स्वभाव है। लोग उधर भी डर जाएंगे कि रजनी को मत दे दो। तो ये अच्छा है पॉलिटिक्स के लिए, पर्दाफाश कर देंगी आप? हाँ वो तो है, लेकिन वही डर लोगों को लगता है ना, कभी कभी खुद का जो मुझे मदद करेंगे उनको भी डर रहता है ना। तो नहीं करना आपको पॉलिटिक्स ज्वाइन? बिल्कुल करना है तो अच्छी सी चाहिए कि लोगों की मदद करना। ऐसी सीट दे दो मुझे कि मुझे पैसा वैसा नहीं कमाना है, लोगों की हेल्प होनी चाहिए। एक नाम होता है कि भाई इनकी वजह से मेरी ज़िंदगी बच गई, लोगों को न्याय मिलना चाहिए, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, बाकी नहीं। इतना कुछ अपने ज़िंदगी में देखा है, राइट? पर आप सिंगल हो इस वक्त? सिंगल। कभी ये नहीं था कि मेरा एक कंपेनियन हो या पार्टनर हो, ऐसा कभी फीलिंग नहीं आया? नहीं, मैं पूरा दिन इतना बिजी रहती हूँ। अभी तो रात को 2-3 बजे मुझे लगता है 2 घंटा में सोती होगी। सच में? सच में। आप देखो मेरे फ़ोन कॉल्स, रात को 2, 3, 4, सुबह 5 बजे कभी भी कोई कॉल करते हैं। तो हेल्थ खराब हो जाएगा आपका इससे? अभी लगता है आपको देख के? अरे बाबा, क्या आप तो, आपकी एनर्जी 20 साल की लेडी की तरह है। आप तो फिर 50 क्रॉस किया है मैंने, 55 क्रॉस किया फिर, और 2 घंटा सोती हैं आप? सोती है, कुछ नहीं होता है। पर आपने अंदर की जो आपकी बात होती है ना, वो मेन है। तो आपने शादी या कंपेनियनशिप इसलिए नहीं रखा क्योंकि आप डिटेक्टिव गिरी में इतनी बिजी थी, वही कारण था? नहीं, वही कारण, ऐसे नहीं करना है। बचपन से मैंने देखा लोग बहुत रोते हैं, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरा हस्बैंड ऐसा है, कभी बीबी का प्रॉब्लम है, तो लोग दिखाने के लिए शादी रखते हैं। एक छप्पर के नीचे रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम बहुत है। तो ऐसे लोगों को क्या करने का, अपनी अपनी ज़िंदगी बिता दो।
हाँ, एक लड़की गोद लेनी थी, लेकिन ये सब बच्चों को बड़े करते करते मेरा टाइम गुजर गया। ये बच्चों माने आपके भांजे? हाँ, भांजे। हाँ, ये सबको तो इनको ही आपने परवरिश? हाँ, पर हाँ, ये ज़्यादा बड़प्पन दिया। अटैचमेंट मेरी है इन लोगों को। सॉरी क्या? ज़्यादा अटैचमेंट मेरे बारे में ही है ना उन लोगों को। आप इनको आप माँ समान हो इनके। हाँ, हाँ, नहीं। बहन का लड़का है वो भी ऐसा ही है, ये भाई का लड़का वो भी है। ये पहले से जासूसी करता था स्कूल में। ये हाँ, वो ऐसे करो। हाँ, किसी ने कुछ किया या मेरे घर पे कोई आए किधर पेन वेन लगाया है तो बोले बात मत करो, उसने पेन लगाया है इधर। कभी बॉलीवुड एक्टर ने किसी और एक्टर पे बोला कि अच्छा देखो ये एक्टर पर निगाहें रखो? एक तो आपने बोला बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस पर, हाँ। या बॉलीवुड एक्टर अपने वाइफ्स पर, बॉलीवुड वाइफ्स बॉलीवुड हस्बैंड्स पर, वैसे बट कभी ऐसा हुआ कि एक एक्टर ने दूसरे एक्टर पर बोला आपको इन्वेस्टिगेट करने के लिए? नहीं, वो नहीं हुआ। सिर्फ लफड़े वाले, अफेयर वाले। अफेयर वाले थे। वाह, थैंक यू सो मच रजनी जी। आपको अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो आप बहुत क्यूटली स्माइल करते हो, उसी में मेरा दिन, आप दिल से हंसते हो। थैंक यू। दिल से हंसते हो। आगे क्या रजनी जी, आगे क्या करना चाहते हो? लोगों के लिए हमारा देश गरीब है, बहुत सारी गरीबी है लोग बोलते हैं, तो हम हर एक गरीब की लड़के को सिखाने के लिए पैसा खर्च करेंगे, उसको एजुकेशन देंगे तो एक अच्छा घर बन सकता है, वो अपनी फैमिली को पाल पोषण करके बड़ा कर सकता है। तो इसके लिए मुझे वो सब करना है। जो अनाथ लोग हैं उनके लिए मदद करना चाहती हूँ। कैंसर पेशेंट है जो मुंबई में आकर इलाज करते हैं, उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, तो एक जगह अपनी उनके रहने के लिए देना चाहती हूँ। पुलिस भी इन्वेस्टिगेट करती है, आप प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हो जी। कभी कभी पुलिस के साथ प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि उनको मालूम है कि आप सॉल्व कर रही हैं केस, तो क्रेडिट आपको मिल जाएगा, ये होता है? माने पुलिस के साथ भी लफड़ा हो जाता है? कभी कभी हम बोलते हैं कि हम जो कर रहे हैं हमारे तरीके से करते हैं, आप करना है जो आप करें, लेकिन उनके पास ना पेशेंस नहीं होते। एक बार क्या हुआ कि एक लेडी जो उनका दामाद था, किसी लेडी के साथ उनका लफड़ा चल रहा था दूसरी लेडी के साथ, और उनकी बेटी थी, तो उन्होंने बोला कि मेरी पुलिस ऑफिसर पहचान के, तो उन्होंने 2 सिपाही दिए, वो उधर खड़े रहते हैं और देखते हैं। तो उनको कुछ हाथ में आता नहीं है, लेकिन पता है कि वहाँ हमारी एक जगह खाली है, वहाँ ये दोनों जाते हैं साथ साथ में, और खाली अपने को बाहर से लॉक करना है ये दोनों साथ जाने के बाद। तो बोलते रोज़ का इतना पैसा खर्चा करने से अच्छा है कि उन्होंने 8-10 दिन हो गए ये दोनों हवलदार को कुछ मिला ही नहीं। बोलते कुछ नहीं, कुछ होता ही नहीं है। वो बोलते वो घर से निकलता है, ये लेडी निकलती है, वॉच रखा है, तो कोई इनको कुछ मिलता क्यों नहीं है? फिर पता चला उन्होंने वो पान वाले को बोला था तू पैसा रख और ये आएंगे तो हमको खबर कर। कंटिन्यू वॉच रखने के लिए तैयारी नहीं है। पेशेंस रहते हैं, वो पेशेंस होने चाहिए, दिमाग होना चाहिए। कभी कभी क्या है कि घर के हस्बैंड या घर का आदमी किसी को बदनाम करने के लिए वो घर से निकलेगी। एक ऐसी लेडी आई थी, बोलती है आपका टाइम बहुत जाएगा। मुझे अच्छा लग रहा है, बोलो आप प्लीज, आपका शो है, हम आपके हैं। हाँ, तो ये लेडी को लगता था कि मैं बाहर निकलती हूँ तो कोई मेरे पीछा करता है, कोई गाना बजाता है कि तुम दिल प्यार से करते हो, तुम कहाँ जा रही हो, तुम मेरी हो, ऐसे कुछ अच्छे अच्छे गाने गाते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है, मैं बहुत डिप्रेशनों में जा रही हूँ, तो क्या करूँ? और मेरे घर में आप आ नहीं सकती कि कैमरा बिठाया है, तो आप आएगी तो पता चलेगा, तो हम बाहर मिलेंगे, तो बाहर भी मेरा पीछा कोई करता है। तो मेरे आप जैन मंदिर में जाती तो उधर मैं मिलती हूँ आपको। तो हम ऐसे जगह देखते कि जहाँ कोई डाउट भी नहीं करेगा। तो बोली ठीक है। फिर उनके बारे में पता करना था कि इसके पीछे कौन कर रहा है, कि ये जब निकलती है तो सच में कोई गाना गुनगुनता है, उसके कान तक जाने के लिए कुछ बोल रहा है। फिर वो जो काम वाले लोग शाम को काम होने के बाद सब घर काम करने वाले लोग बाहर गप्पे मारने बैठते, उसमें से काम वाली का रोल करके हम भी बैठ गए। तो बोले आपको नहीं लगती? तो मैंने बोला हाँ मैंने इधर काम मिला है। तो वो मैडम गई बाहर, बोली बाहर बैठो। तो वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि इसका हस्बैंड देखो ना कितना तकलीफ़ देता है वाइफ को, अपने को अच्छा नहीं लगता है क्या करने का, लेकिन अपने को पैसा देता है, बोलता है इसके बारे में बदनामी करो तो ये मुझे छोड़कर चली जाएगी या उसको मैं पागल ठहराऊँगा। तो खुद का हस्बैंड ये सब कर रहा था और बेचारे को पता नहीं था। इसको लगता कि बाहर का कोई आदमी है जो मुझे सता रहा है। आप महीने में कमाते कितने हो? बोल नहीं सकते। अच्छा कमाते हो बहुत, लेकिन ठीक है, अच्छा मीन्स ठीक है खाने लेकिन मेरे शौक बहुत कम है। पैसा आता है इसके कमाना है, लोगों को लुटाना है, ऐसा नहीं है। काम नहीं होने वाला है तो मैं बोलती हूँ होने वाला नहीं है, आप पैसा लेके जाओ, क्योंकि पता चलता है आदमी कितना अलर्ट है।
कितना दिमाग लगाना, इनका पैसा कितना जाने वाला है और वो लास्ट तक खर्चा करने वाले एक ही नहीं। क्योंकि मुझे बड़े होटल में जाने का शौक नहीं है, कुछ खाने पीने का शौक नहीं है, बड़े बड़े कपड़े भारी भारी के नहीं है कि ब्रांडेड चाहिए, ये चाहिए, जो है वो पहन के जाने का, इतनी सीधी सिंपल हूँ। तो इस कारण आपके अंदर एक ताकत है, पैसे को ताकत ना है, कहने हाँ, का, वो भी जरूरी होता है, जरूरी ताकत होती है। ना बोलने का बोलने का ताकत। ताकत है। कितना भी आप पैसा लेकर आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं 25 लाख दूंगा, 50 लाख दूंगा। अभी मुझे उधर सीरियल के लिए और पिक्चर के लिए बोला था ना, 1 करोड़ आपको अभी पहले फर्स्ट पार्ट के लिए देते, दूसरे पार्ट के लिए 2 करोड़ मिलेंगे। लेकिन ये है कि आप सबका नाम बोलना चाहिए, नहीं चाहिए 5-6 करोड़ लेकर मैं क्या करूँगी। मैं अच्छा कमाती हूँ, मरते दम तक मैं 2 वक्त की रोटी खा सकती हूँ, लेकिन लोगों की ज़िंदगी ओपन करने के लिए मैंने प्रोफेशन नहीं अपनाया है। ये जो हिंदी फिल्मों में डिटेक्टिव्स को दिखाते हैं, सही बहुत गंदा दिखाते हैं ना, फिर कार्टून बना देते हैं। पूरा गुस्सा आता है आपको देखकर कि क्या दिखा रहे हैं इसे? एक ही लड़की काम कर रही है, सब कुछ पॉसिबल है क्या? फिर ऐसे करके पकड़ती है, हाँ, पकड़ती मैग्नीफाइंग है। ग्लास, हाँ वो सब। करमचंद ये सब दिखाया था। बॉबी जासूस, कोई भी आदमी आता है पैसा ले लो मेरा काम करके दे दो, ऐसा थोड़ा होता है। बॉबी जासूस के इस पे मुझे बहुत ठीक जगह पे बुलाया था, तभी विद्या जी बोली थी आप पहले मिलते तो अच्छा था, और लोगों को लगा कि मेरे बारे में वो पिक्चर बनी है, लेकिन मेरे से कुछ बात नहीं हुई थी। बहुत सारी गलतियाँ ये लोग करते हैं पिक्चर बनाते टाइम, कि कुछ भी दिखाते हैं कि किसी ने आपको जो करना है वो पिक्चर कैसे बनना चाहिए, कि सस्पेंस, उसके बाद क्या हुआ, कैसे कौन बनकर गया, फिर कैसे तहकीकात की, वो कौन है, और बाद में लास्ट में पता चलता है कि एक डिटेक्टिव ने ये काम सुलझा के दिए हैं। मेरे कार्टून बनाते थे। हाँ, कार्टून बनाते तो क्या फ़ायदा उसका। थैंक यू रजनी जी, बहुत अच्छा लगा मुझे सच में। थैंक यू। मैंने इतना सुना था आपके बारे में, तो और बड़ा फैन हो गया, क्योंकि आपका स्माइल का तो वैसे ही दिल से आप स्माइल करती है, एंड बहुत अपनापन फील हुआ आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही खुश रहो, अच्छा काम करते रहो, और मैं बहुत बहुत इज्जत करता हूँ इस बात से कि पैसे के लिए आप नहीं करते हो, आप सच्चाई के लिए करते हो, और वो सबसे बड़ी बात है, सच्चे दिल से। ठीक है, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसे स्माइल करते रहिए। रजनी पांडे।